CH-141 अंश की जबरदस्ती और लव डोज आवाज सुनकर ईशानी बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने पलटकर किंशुक की तरफ देखा तो किंशुक वहां पर नहीं था। यहां देखकर उसने राहत की सांस ली और अपने चेहरे को सही करके जल्दी से डोर खोल दिया और गुस्से में आंग्रे को देखते हुए बोली, क्या है सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, बोलकर ईशानी ने बिना आंग्रे की बात सुने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया और कुछ सोचने लगी। आंग्रे बंद दरवाजे को देखकर मन ही मन सोचने लगा, मैडम इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही है और इतनी घबराई हुई क्यों थी, कुछ बात तो जरूर है, बोलकर आंग्रे कुछ सोचकर नीचे आया। उसने हाल में देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, इसका मतलब अभी तक कोई भी जगह नहीं था। आंग्रे ने एक गहरी सांस छोड़ी और किचन की तरफ जाने लगा। किचन में रागिनी अपने लिए चाय बना रही थी। जब उसने किचन में आंग्रे को आया देखा तो धीरे से उसे देखते हुए धीरे से पूछा, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह? आंग्रे ने रागिनी की तरफ देखा और फीका मुस्कुराते हुए बोला, मैं अपने लिए चाय बनाने आया था, लेकिन आप यहाँ इतनी सुबह सुबह? मुझे लगा कि सब सो रहे हैं तो आप भी सो रही होगी। रागिनी मुस्कुराते हुए, नहीं, मुझे हमेशा से ही जल्दी उठने की आदत है, क्योंकि चाय पीने का असली मजा तो सुबह सुबह ही आता है। आप बाहर वेट कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, बोलकर रागिनी चाय बनाने लगी। लेकिन उसकी नज़रें आंग्रे पर थी, जो शायद उससे कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। आंग्रे कुछ मिनट तक वहां खड़ा रहा और जैसे ही रागिनी से कुछ बोलने वाला हुआ उसी वक्त उसका फोन भी रिंग हुआ। आंग्रे ने एक नज़र रागिनी को देखा और फिर अपनी पॉकेट से फोन निकालकर कॉल पिक कर ली और बात करते करते किचन से बाहर निकल गया। आंग्रे का रूम। आंग्रे बात करके जैसे ही पीछे पलटा उसका हाथ रागिनी के हाथ में पकड़ी चाय की ट्रे पर लग गया और गरम गरम चाय रागिनी के हाथ पर गिर गई। रागिनी, आह, बोलकर रागिनी अपने हाथ को देखने लगे। उसकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, जिससे थोड़ा जलने पर ही उसका पूरा हाथ लाल हो गया। दर्द से रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। आंग्रे ने जल्दी से रागिनी के हाथ को देखा और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे अपने मुंह से फूंकने लगा। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप। तभी रागिनी आंग्रे की बात बीच में काटते हुए, कोई बात नहीं, गलती मेरी है, मुझे ऐसे आपके पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए था। आंग्रे ने कुछ नहीं कहा और रागिनी को अपने बेड पर बिठा दिया और फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर रागिनी के हाथ में धीरे धीरे हल्के हाथों से ट्यूब लगाने लगा और साथ ही धीरे धीरे उसके हाथ को अपने मुंह से फूंकने लगा ताकि ज्यादा दर्द ना हो। वही रागिनी तो अपना दर्द भूलकर आंग्रे को देखने में खो गई। उसका ध्यान तक टूटा जब आंग्रे ने उसके हाथ पर पट्टी बांधकर उससे बोला, आप इतना दर्द तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। रागिनी शक पकाते हुए, नहीं नहीं, अब ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, ठीक है, थैंक यू, बोलकर रागिनी बेड से उठ गई और आंग्रे के रूम से बाहर जाने लगी। लेकिन वह पलटकर बार बार आंग्रे को देख रही थी, जैसे उससे कुछ पूछना चाहती हो, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसीलिए वह चुपचाप उसके कमरे से बाहर चली गई। वही अंश और अनामिका इस वक्त पार्क में थे। वहां चल रही ठंडी हवाओं में एक अलग ही सुकून था, जिससे अनामिका को बहुत अच्छा लग रहा था। वो काफी सालों बाद पार्क में आई थी, वरना जब छोटी थी तब विवांश उसे पार्क में लाता था। अनामिका मुस्कुराते हुए सामने टहलते लोगों और खेलते बच्चों को देखकर अंश से बोली, वैसे ये आइडिया कहाँ से आया? लेकिन जो भी हो, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें पता है मैं कितने सालों बाद यहाँ आई हूँ? जब छोटी थी तब भाई के साथ आती थी, उसके बाद मैं अपनी स्टडी करने एशिया चली गई, लेकिन सालों बाद पार्क में आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं वापस छोटी सी बच्ची बन गई, देखो ना, बोलकर अनामिका ने अपने हाथ से अंश को इशारा किया, जहां एक छोटी सी बच्ची जिसने अपनी दो क्यूट सी चोटियां बनाई थी, वह अपने बड़े भाई के साथ टहल रही थी और हंसते हुए अपने भाई का हाथ पकड़े कुछ बोल रही थी। उन दोनों को देखकर अनामिका को अपनी और विवांश के बचपन की याद आ गई, जब वो इतनी छोटी सी थी और उसका भाई बड़ा, तब वो भी दोनों ऐसे ही पार्क में टहलते हुए बात करते थे और कभी कभी वह अपने भाई को परेशान करने के लिए उसे अपना हाथ छुड़ाकर भाग भी जाती थी। यह सोचकर अनामिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी उसकी नज़र उन दोनों बच्चों के पीछे चल रही उनके पेरेंट्स पड़ गई। उन्हें देखकर अनामिका को अपने पेरेंट्स की याद आ गई और उसका चेहरा हल्का सा मुरझा गया और वो उन चारों को देखते हुए अपनी उदास आवाज में अंश से बोली, वो लोग कितने खुशनसीब होते हैं जिनकी लाइफ में उनके पेरेंट्स होते हैं। कहते हुए अनामिका की आंखें हल्की नम हो गई, जो अंश ने नोटिस कर ली। तभी अचानक से अनामिका अपनी नम आंखों को साफ करते हुए हल्का मुस्कुराकर बोली, लेकिन मेरे विवांश भाई ने मुझे यह एहसास ही नहीं होने दिया कि हमारे मॉम डैड नहीं है, बल्कि मेरे विवांश भाई ने मॉम डैड दोस्त सबका फर्ज बहुत अच्छे से निभाया। मेरे भाई जैसा दुनिया में कोई भाई नहीं होगा, मेरा भाई सबसे बेस्ट है, बोलकर अनामिका अंश को देखने लगी, जो शायद कुछ सोच रहा था। अंश को सोचता देखकर अनामिका अंश से बोली, तुम्हें क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ सोचते हुए, एक सेकंड, कहीं तुम्हें विवांश भाई से जलन तो नहीं होने लगी कि अभी मैंने उनकी तारीफ की, बोलकर अंश की आंखों में देखने लगी और जानने की कोशिश करने लगी क्या जो वो कह रही है वो सच है। लेकिन उसे अंश की आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी अंश एटीट्यूड में अनामिका से बोला, स्वीट हार्ट, तुम गलत हो। अंश राठौर को जलन नहीं होती बल्कि गुस्सा आता है, जो तुम कई बार देख चुकी हो। अंश की बातें सुनकर अनामिका हंसने लगी और हंसते अंश से उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोली,
तो इसका मतलब तुम्हें जलन नहीं होती, तो वो क्या था जब मैंने बच्चों को छुआ था, और या फिर जब मुझे कोई देखता है? अंश हल्के गुस्से में अनामिका को देखता है। स्वीट हार्ट, तो अब तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो जिसकी अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अनामिका जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए हंसकर बोलती है, नहीं नहीं, मेरी क्या हिम्मत जो मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। बोलकर अपनी हंसी को कंट्रोल करने लगी, लेकिन उसकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, जो अंश देख पा रहा था, लेकिन उसने फिर भी उससे कुछ कहा नहीं और चुपचाप अनामिका के साथ आगे चलने लगा। कुछ घंटों बाद वो दोनों वापस मेंशन आ गए और रेडी होकर नीचे आए, जहां हॉल में सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अनामिका भी जल्दी से आकर अपनी सीट पर बैठ गई और अंश भी आकर अपनी जगह पर बैठ गया। अनामिका जैसे ही ब्रेकफास्ट अपनी प्लेट में डालने लगी, तभी अंश ने उसे रोका। स्वीट हार्ट, तुम यह नहीं खा सकती, बोलकर अंश ने वहां खड़ी एक मेड को इशारा किया। उसका इशारा समझकर मेड किचन में चली गई और कुछ मिनट बाद अपने हाथ में प्लेट लेकर आई और एक अंश और दूसरी अनामिका के सामने रख दी। प्लेट में रखे खाने को देखकर अनामिका का मुंह बन गया और वह उस खाने को घूरने लगी। तभी अंश अनामिका से बोला, स्वीट हार्ट, इसे घूरना नहीं है, तुम्हें खाना है। अनामिका ने सबकी तरफ देखा और फिर अंश से बोली, मैं बीमार थोड़ी ना हूं, ये ब्रेकफास्ट तो बीमार लोगों का है, मुझे नहीं खाना। अंश गुस्से में अनामिक को देखते हुए, क्या नहीं खाना, चुपचाप से खाओ। अनामिका बेचारा सा मुंह बनाकर अपने भाई की तरफ देखते हुए, भाई प्लीज आप बोलो ना, मुझे यह नहीं खाना, कितना बोरिंग है, ऐसा खाना तो हॉस्पिटल में भी नहीं मिलता जैसा अंश मुझे खाने को बोल रहा। सबकी तरफ देखते हुए, प्लीज आप लोग तो कुछ बोलो। लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। यहाँ देखकर अनामिका को गुस्सा आने लगा। तभी अंश सबको देखते हुए अनामिका से बोला, स्वीट हार्ट, कोई कुछ नहीं कहेगा, इसलिए अब चुपचाप खाओ और अगले कुछ महीनों तक तुम्हें यही खाना है। अनामिका गुस्से में अपनी प्लेट को हटाते हुए, मुझे ये बोरिंग खाना नहीं खाना, तुमने सुबह भी मुझे ओट्स खिलाए और अब ये मुझे नहीं खाना, मैं तो अपने लिए कुछ चटपटा बनाने जा रही और साथ ही कुछ हेल्दी भी। अनामिका की बात सुनकर अंश गुस्से में उसे देखने लगा और जूस का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, अब से तुम वही खाओगे जो मैं बोलूंगा, इसलिए चुपचाप ब्रेकफास्ट और जूस खत्म करो, उसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। अनामिका गुस्से में अपनी सीट से उठते हुए, मुझे नहीं खाना, जब भूख लगेगी। उसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि अंश जबरदस्ती सबके सामने अपने हाथों से उसे ब्रेकफास्ट खिलाने लगा। अनामिका के मुंह का वाइट जैसे ही खत्म हुआ और वो कुछ बोलने वाली हुई, तभी अंश ने दूसरा वाइट उसके मुंह में डाल दिया। ऐसे ऐसे करके उसने अनामिका को पूरा ब्रेकफास्ट खिला दिया और उसके बाद उसे जूस पिलाकर अनामिका को जबरदस्ती रूम में ले गया और उसे मेडिसिन खिलाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, इसे लेकर अब तुम आराम करोगी, ओके, क्योंकि तुम्हें इस हालत में बिल्कुल भी थकना नहीं चाहिए, ओके। बोलकर अंश ने अनामिका को आराम से बेड पर लिटा दिया। अनामिका गुस्से में अपना मुंह फुलाते हुए बोली, और इस हालत में जो तुम्हारा मन हो वो खाना चाहिए, ना कि तुम्हारी तरह जबरदस्ती खिलाना चाहिए, समझे। अनामिका की बात सुनकर अंश हंस दिया और धीरे से अनामिका के गाल को खींचते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम तो मुझे जानती हो। अनामिका गुस्से में अपने गाल से अंश का हाथ हटाते हुए, जानती हूँ तुम्हें, तभी तो कुछ कह नहीं रही, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसे बहुत अच्छे से सबक सिखाती, मेरे साथ जबरदस्ती करना तो दूर, मेरी शक्ल देखकर दूर भाग जाता। अनामिका फ्लो में बोल गई, लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि अभी उसने क्या कहा, उसने अंश के चेहरे को देखा जो गुस्से में उसे ही देख रहा था। अनामिका डर से हकलाते हुए बोली, सॉरी, वो अंश गलती से। अनामिका अपनी बात बोल ही रही थी, तभी अंश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और हल्के गुस्से में बोला, स्वीट हार्ट, जल्दबाजी इतनी भी ठीक नहीं कि यही भूल जाओ क्या बोलना है और क्या नहीं। बोलकर अंश ने धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लिया और गहरी सांस लेते हुए अपनी दोनों आंखों को खोलते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मुझे कोई ऐसी वजह मत देना जिससे मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अंश की धमकी सुनकर अनामिका अंश की आंखों में देखने लगी और अचानक ही उसकी उंगली को अपने होठों से हटा दिया। अनामिका, हद है, मतलब तुम कुछ भी बोलो और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, और क्या गलत बोला मैंने, जो भी कहा बिल्कुल सच कहा। अनामिका की बातें सुनकर अंश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन तभी अनामिका ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उसका गुस्सा 1 मिनट में गायब हो गया और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ उतना किसी से नहीं करती, समझे, इसलिए मैं जो भी बोलूंगी तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगर तुमने मुझ पर गुस्सा किया तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने बच्चों के साथ चली जाऊंगी, फिर रहना अकेले अपने गुस्से के साथ। बोलकर अनामिका जैसे ही बेड से उठने लगी, तभी अंश ने उसकी दोनों कलाई को मजबूती से पकड़कर उसे बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अनामिका खुद को अंश की पकड़ से छुड़ाते हुए उसकी आंखों में देखने लगती है, जिसमें उसे गुस्सा दिख रहा था। अनामिका मन ही मन अंश की आंखों में देखते हुए, कुछ ज्यादा ही बोल दिया लगता है, अंश कुछ ज्यादा ही भड़क गया, कहीं अंश ने हमारे बच्चों के साथ, कहते हुए अनामिका घबरा गई। तभी उसके कानों में अंश की आवाज पड़ी, स्वीट हार्ट, तुम्हें बहुत दिनों से तुम्हें लव डोज नहीं दिया ना, इसलिए तुम्हारे मन में फालतू ख्याल आ रहे हैं कि तुम मुझे अपनी मर्जी से छोड़ सकती हो और मुझसे बचकर भाग सकती हो। अनामिका अंश को अपने ऊपर से हटाते हुए, नहीं बिल्कुल नहीं अंश, क्या कर रहे हो तुम, अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो तुम हटो। बोलकर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अंश को अपने ऊपर से हटाने लगी, लेकिन वो हर बार की तरह वो कुछ भी नहीं कर पाए।
तभी अंश को डॉक्टर को कई बातें याद आ गई और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। वो अपने गुस्से के चलते अनामिका को किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए अनामिका के ऊपर से हटकर साइड में बैठ गया और अनामिका को भी धीरे से उठाकर बिठा दिया और उसके पीठ के पीछे एक पिलो लगा दी ताकि अनामिका को बैठने में कोई प्रॉब्लम न हो, और खुद उठकर रूम से बाहर निकल गया। CH 142 सरप्राइज और पति का प्यार। कुछ दिन और बीत गए लेकिन अंश का गुस्सा कम नहीं हुआ था और ना ही उन दोनों के बीच कोई बात हुई थी, लेकिन फिर भी अंश अनामिका का पूरा ख्याल रखता। वही विवांश ने परी के लिए सरप्राइज प्लान किया था, क्योंकि पहली बार जब उनकी शादी हुई थी तो उन दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं था और ना परी की मर्जी शामिल थी, इसीलिए इस बार विवांश पूरी तैयारी कर लेना चाहता था ताकि वह परी को शादी के लिए मना सके, जिसके लिए उसने एक सरप्राइज प्लान किया था। विवांश परी दोनों घर से निकल गए थे। परी ने पिंक कलर का खूबसूरत सा गाउन पहना हुआ था जो विवांश ने ही उसे गिफ्ट किया था। परी उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी, वही विवांश भी कम हैंडसम नहीं लग रहा था। उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और अपने बालों को जय लगाकर अच्छे से सेट किया हुआ था। एक हाथ में महंगी घड़ी और दूसरे हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। विवांश परी दोनों गाड़ी से उतरे। परी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वह बार बार विवांश से पूछ रही थी, परी, विवांश आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं, कुछ तो बताइए। विवांश धीरे से मुस्कुरा दिया और अपने हाथ में पकड़ी ब्लैक कलर की पट्टी को परी की आंखों में बांध दिया और अचानक से उसे अपनी गोद में उठा लिया। परी ने विवांश के गले में अपनी दोनों बाहें डाल ली। ये देखकर विवांश हल्के से मुस्कुरा दिया और रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगा। कुछ सेकंड बाद विवांश ने परी को जमीन पर सीधे खड़ा कर दिया और खुद उससे दूर कहीं चला गया। परी अचानक से बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने अपनी आंखों से पट्टी हटा दी और बाहर का नज़ारा देखकर चौंक गई। हर तरफ रेड बलून लगे हुए थे और उस जगह को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। तभी अचानक से परी के ऊपर फूल की पंखुड़ियां गिरने लगी। परी ने चौंक कर ऊपर की देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने नीचे देखा तो वह फूल की पंखुड़ियों पर खड़ी थी और सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था आई लव यू। ये देखकर उसकी मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई। परी अभी सब कुछ देख रही थी, तभी उसकी नज़र विवांश पर गई जो उससे कुछ दूरी पर स्टेज पर खड़ा था। विवांश स्टेज से उतरकर परी के पास आया और अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। परी ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। विवांश परी का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर लाया और अपनी पैंट की पॉकेट से एक ब्लू कलर का छोटा सा डिब्बा निकालकर अपने एक घुटने पर बैठ गया और उसके सामने अपने प्यार का प्रपोजल रखते हुए बोला, विवांश, परी आई लव यू। मैं जानता हूँ मैंने पहले जो भी किया तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन इस बार मैं पूरे मन के साथ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें वह हर खुशी देना चाहता हूँ जो मैं तुम्हें पहले नहीं दे पाया। क्या तुम मुझे दूसरा मौका दोगी, शादी करोगी मुझसे, बोलो। कहते हुए विवांश परी की आंखों में देख रहा था। विवांश की बातें सुनकर परी ने एक्साइटमेंट में अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखें नम हो गई थी। उसने धीरे से अपना हाथ विवांश के सामने कर दिया। विवांश ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में रिंग पहना दी और धीरे से उसके हाथ को चूम लिया। विवांश खड़ा हुआ तो परी जल्दी से उसके गले से लग गई। विवांश ने भी परी को अपनी बाहों में भर लिया। आज परी बहुत ज्यादा खुश थी। तभी उन दोनों के ऊपर फूल की पंखुड़ियां गिरने लगी। कुछ मिनट बाद विवांश ने परी को खुद से अलग किया और उसके दोनों हाथ अपने कंधे पर रख लिए और अपने हाथ परी की कमर पर रखकर धीरे धीरे डांस करने लगा। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते थे और एक दूसरे में ही खोए हुए थे। डांस करके दोनों ने वही डिनर किया और कुछ घंटे टाइम स्पेंड करने के बाद घर के लिए निकल गए। आज दोनों ही बहुत खुश थे। परी तो खुश थी लेकिन विवांश उससे भी ज्यादा खुश था। कहीं ना कहीं उसे ये डर सता रहा था कहीं परी उसके प्रपोजल को रिजेक्ट ना कर दे, लेकिन परी के एक्सेप्ट करने पर उसका वो डर बिल्कुल खत्म हो गया। दोनों पर आकर सीधा अपने अपने रूम में चले गए क्योंकि रात भी काफी हो गई थी। वही अंश स्टडी रूम से जब अपने रूम में आया तो देखा अनामिका बेड पर बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। अंश ने अपने हाथ में पहनी वॉच में टाइम देखा तो रात के 12 बजे बज रहे थे और इस हालत में उसका इतनी देर तक जागना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अंश ने अनामिका के हाथ में पकड़ी किताब को लगभग छीनते हुए उसे डांट कर बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हारी ऐसी हालत में इतनी देर तक जाना ठीक नहीं है, इसलिए चुपचाप सो जाओ। अंश की बात सुनकर अनामिका अंश को गुस्से से देखती है और फिर चिढ़ते हुए बोलती है, ऐसी हालत में तो तुम्हारा मुझसे नाराज होना भी ठीक नहीं, फिर क्यों मुझसे नाराज हो? मुंह बनाते हुए, तुम्हें पता है जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो उनके हस्बैंड उनकी केयर करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। तुम तो मेरी केयर भी नहीं करते और अब तो मुझे ये लगता है तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। पहले कितना प्यार करते थे, मेरी कितनी केयर करते थे। गुस्से में बेड से खड़ी होकर, लेकिन अब तुम तो मेरे पास भी नहीं आते। अचानक से रोते हुए, सही कहते हैं लोग, शादी के बाद सब हस्बैंड बदल जाते हैं। अंश के चेहरे को देखते हुए, लेकिन मुझे लगा था मेरा पति नहीं बदलेगा, वो मुझसे हमेशा प्यार करेगा, लेकिन तुम भी बदल गए। अंश राठौड़। CH 143 रिवांश एंगेजमेंट। अनामिका अंश से बोले जा रही थी और अंश चुपचाप उसकी शिकायतें सुने जा रहा था। आज उसे उसकी शिकायतें सुनकर गुस्सा नहीं बल्कि मन ही मन हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया और उसी सख्त एक्सप्रेशन के साथ अनामिका के चेहरे को देखने लगा जो उससे शिकायतें कर रही थी। अचानक अंश ने अनामिका का हाथ पकड़कर धीरे से अपनी तरफ खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, स्वीट हार्ट, तो तुम्हें मेरा प्यार चाहिए?
अनामिका उसी तरह हम। अंश की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई। उसने धीरे से अनामिका को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और खुद भी उसके बगल में लेट गया और इसके चेहरे पर किस करके अंश ने अपने एक हाथ पर अनामिका का सर रख लिया। अनामिका अंश से बिल्कुल चिपक कर लेट गई और अंश को देखते हुए अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अंश ने भी अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसका एक हाथ अनामिका की कमर पर था और दोनों ही अपनी आंखें बंद किए लेटे थे। अगली सुबह खिड़कियों से आ रही सूरज की किरणों से अंश की आंखें खुल गई। तभी उसे अपने सीने पर कुछ महसूस हुआ। अंश ने अपना सर उठाकर देखा तो उसके सीने पर अनामिका का सर रखा हुआ था और शायद वो कोई अच्छा सा सपना देख रही थी, इसीलिए वह सोते हुए भी स्माइल कर रही थी। खिड़कियों से आती हुई धूप में उसका चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। अनामिका के चेहरे पर स्माइल देखकर अंश के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ गई। अंश ने अनामिका के बालों पर किस की और धीरे से उसे अपनी साइड में लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करके वॉशरूम में चला गया। कुछ मिनट बाद अंश बाथरूम से रूम में आया और रेडी होकर अनामिका को उठाने लगा। कुछ देर तक उठाने के बाद अनामिका उठ गई और थोड़ा वर्कआउट करने के बाद वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर गाड़ी से हॉस्पिटल के लिए निकल गए क्योंकि अनामिका का चेकअप करवाना था। कुछ घंटों बाद अंश अनामिका के अलावा सब रेडी होकर नीचे हॉल में बैठे थे और उनके सामने किंशुक की फैमिली बैठी थी। उसकी फैमिली में उसके पापा और उसकी मम्मी थी और कोई भी नहीं था। कुछ देर तक बात करने के बाद किंशुक और ईशानी का रिश्ता तय हो गया और कुछ दिनों बाद उन चारों की एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी। पर विवांश बहुत ज्यादा खुश थी। वही ईशानी को तो जल्दी से शादी करके वो फोटोज और वीडियो चाहिए थी। वही किंशुक तो सिर्फ अपने बदले के लिए ईशानी से शादी कर रहा था। वो कोई ईशानी से प्यार थोड़ी ना करता था। दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला और एंगेजमेंट का दिन आ गया। सारी तैयारियां हो गई थी, बस चारों को एक दूसरे को रिंग पहनाना बाकी था। पहले परी ने थाली से रिंग लेकर विवांश को पहनाई। रिंग पहनाते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। उसके बाद विवांश ने परी को रिंग पहनाई। परी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसके बाद ईशानी ने हल्के गुस्से में किंशुक की तरफ देखा जैसे वो उसे वार्निंग दे रही हो और रिंग लेकर किंशुक की उंगली में पहनाने लगी, लेकिन वह रिंग उसके हाथ से छूटकर वही खड़े आंग्रे के पैरों के पास गिर गई। आंग्रे ने धीरे से झुककर उस रिंग को अपने हाथ में उठाया और ईशानी की तरफ जाने लगा। आंग्रे ने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी रिंग को ईशानी के हाथ में दे दिया। ईशानी ने गुस्से में उसके हाथ से रिंग ले ली और किंशुक की अंगुली में पहनाने लगी। उसके बाद किंशुक भी रिंग उठाकर ईशानी की उंगली में पहनाने लगा, लेकिन वो रिंग ईशानी की उंगली में आ ही नहीं रही थी क्योंकि वो रिंग उसकी साइज की नहीं थी। लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती ईशानी को रिंग पहना रहा था जिससे ईशानी को दर्द हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे जरा भी दर्द हो रहा है, बल्कि वह तो मुस्कुरा रही थी। सब लोग एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। आखिर क्या किया जाए, इतनी जल्दी तो रिंग भी नहीं मिल सकती। तभी अंश ने अपने एक हाथ में पहनी रिंग को निकालने लगा। उसे ऐसा करते देखकर अनामिका कंफ्यूजन से उससे बोली, अनामिका, अंश ये क्या कर रहे हो? अंश उसी तरह अपनी रिंग निकालते हुए, कुछ नहीं। वो अपनी रिंग निकाल ही रहा था तभी आंग्रे ने अपनी पॉकेट से एक रिंग बॉक्स निकालकर किंशुक को दे दिया। किंशुक ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से वो बॉक्स ले लिया और उसमें से रिंग निकालकर ईशानी को पहना दी। सब लोग मुस्कुराते हुए उन दोनों के लिए तालियां बजाने लगे। किंशुक ने धीरे से सबकी तरफ देखा तो सब खुद में बिजी थे और उसने ईशानी की कलाई को कसकर पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, बेबी अब तो हमारी शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तभी वहां स्टेज पर आर्यन आ गया। आर्यन को देखकर किंशुक ने ईशानी का हाथ छोड़ दिया। आर्यन मुस्कुराते हुए ईशानी को टोंट मारते हुए बोला, मुझे तो लगा था सिस तुम प्यार के चक्कर वक्कर में नहीं पड़ोगी, बट आई वॉज रॉन्ग। बोलकर आर्यन ने किंशुक की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए उसी को देख रहा था। ईशानी उसी तरह एटीट्यूड में, रॉन्ग ब्रो, ईशानी राठौर प्यार में गिरती नहीं बल्कि गिराती है, अब इसे ही देख लो। बोलकर ईशानी ने आर्यन को किंशुक की तरफ इशारा किया। उसका इशारा समझकर आर्यन मुस्कुरा दिया। वही किंशुक को गुस्सा आने लगा क्योंकि ईशानी ने इनडायरेक्टली उसकी बेइज्जती कर दी थी, लेकिन उसने अपने गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने दिया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए ईशानी की तरफ देखकर आर्यन से बोला, जब चीज इतनी खूबसूरत और कमाल की हो तो प्यार होते देर नहीं लगती। आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर, बहुत जल्द तुम्हें भी हो जाएगा, थोड़ा वेट करो। आर्यन किंशुक का हाथ अपने कंधे पर से हटाते हुए बेशर्मी से मुस्कुराकर, आर्यन राठौर को प्यार जैसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं और ना कभी होगा। आर्यन राठौर लड़कियों के मजे लेने के लिए पैदा हुआ है, ना कि शादी करके किसी झमेले में पड़ने के लिए। ईशानी की तरफ देखकर, ऑल द बेस्ट सिस, बोलकर आर्यन स्टेज से नीचे उतरकर चला गया। कुछ देर बाद खाना खाकर सभी मेहमान चले गए और किंशुक और उसकी फैमिली भी अपने घर चली गई। CH 144 रागिनी का प्रपोजल और अनामिका की जिद। सब लोग अपने कमरे में लेटे सो रहे थे। वही आंग्रे को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार रागिनी का चेहरा आ रहा था जो उसे बेचैन कर रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वो अपने रूम से निकलकर टेरेस पर आ गया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। टेरेस पर रागिनी पहले से ही मौजूद थी। उसकी पीठ आंग्रे की तरफ थी और वह एक टक ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। शायद आंग्रे की तरह उसे भी नींद नहीं आ रही थी।
आंग्रे ने एक नज़र रागिनी को देखा और उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। रागिनी खुद में ही हुई थी, उसने आंग्रे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। रागिनी, जिसे हम चाहते हैं, जिससे हम इतना प्यार करते हैं, वो हमें क्यों नहीं मिलता, क्यों हमसे दूर हो जाता है? रागिनी यहाँ सब खुद से ही पूछ रही थी, लेकिन आंग्रे को लगा कि वो उससे पूछ रही है। उसने आसमान में चांद की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, जरूरी नहीं कि प्यार हर किसी को नसीब हो, और जिन्हें नसीब होता है वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। कभी कभी हमारी मजबूरी किस्मत हमें हमारे प्यार से बहुत दूर कर देती है। इस वक्त उसकी आंखों में नमी आ गई थी, लेकिन रागिनी ने अभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। रागिनी, जब वो हमारे नसीब में नहीं होते तो किस्मत हमें उनसे मिलाती क्यों है? क्यों हमें एहसास दिलाती है कि वह इंसान हमारे लिए बना है और हमसे बहुत प्यार करता है? रागिनी के इस सवाल पर आंग्रे बिल्कुल खामोश हो गया और रागिनी के चेहरे की तरफ देखने लगा। चांद की रोशनी में उसका चेहरा दमक रहा था और वहां चल रही ठंडी हवाएं उसके बालों को उड़ा रही थी, जो बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। इस बार रागिनी ने भी आंग्रे की तरफ देखा तो आंग्रे ने अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटा ली और वापस आसमान की तरफ देखने लगा। तभी उसे रियलाइज हुआ कि वहां चल रही ठंडी हवा से रागिनी को ठंड लग रही है। उसने बिना कुछ कहे अपना कोट उतारकर पीछे से रागिनी के कंधे पर डाल दिया और वहां से चुपचाप जाने लगा। तभी रागिनी ने धीरे से उसका एक हाथ पकड़ लिया। आंग्रे के कदम कदम अपनी जगह पर जम गए, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी रागिनी को पता नहीं अचानक से क्या हुआ, वो आंग्रे के आगे आकर उसके सीने से लग गई। उसकी इस हरकत पर आंग्रे बिल्कुल शॉक गया। अंशिका का रूम। अनामिका जो सो रही थी, अचानक से उसकी आंखें खुल गई। उसने अपने बगल में देखा तो अंश गहरी नींद में सो रहा था। खिड़की से आ रही चांद की रोशनी में उसका चेहरा किसी हीरे की तरह चमक रहा था। अनामिका अंश को सोते देखकर धीरे से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी कोशिश में अंश की आंखें खुल गई। उसने अनामिका की तरफ देखा और जल्दी से उठकर अपने साइड की नाइट लैंप ऑन की। अंश, स्वीटहार्ट, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अंश के चेहरे पर अनामिका की फिक्र साफ साफ दिख रही थी। अनामिका जल्दी से उठकर अंश से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे भूख लगी है, आई लाइक स्वीट्स। ये सब कहते हुए अनामिका बहुत मासूम लग रही थी और उसे डर भी था कहीं अंश इसके लिए मना ना कर दे, लेकिन अनामिका अंश का जवाब सुनकर हैरान हो गई। अंश, स्वीटहार्ट, क्या खाना है तुम्हें? गुलाब जामुन, रसमलाई, क्या खाना है? अंश की बात सुनकर अनामिका सोचने लगी और बोली, पता नहीं, लेकिन मीठा खाना है। फिर वह अचानक से सोचते हुए बोली, मुझे बटर स्कॉच, वनीला, चॉकलेट, इन सब फ्लेवर की आइसक्रीम खानी है। अनामिका की डिमांड सुनकर अंश ने पहले उसे देखा और फिर सामने लगी घड़ी में टाइम देखा तो इस वक्त रात के 1 बजे बज रहे थे। अंश अनामिका को घूरते हुए, स्वीटहार्ट, तुम्हें आइसक्रीम खानी है, वह भी इस वक्त रात के 1 बजे बज रहे हैं, इस समय कौन सी आइसक्रीम पार्लर खुला होगा? अनामिका जिद करते हुए, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी आइसक्रीम खानी है, बोलकर अनामिका ने किसी छोटे बच्चे की तरह अंश का हाथ पकड़ लिया और उससे जिद करते हुए बोली, अंश लाओ ना। अंश ने अनामिका की तरफ देखा और उससे अपना हाथ छुड़ाकर बेड से उतरकर बाहर चला गया और अनामिका वहीं बैठकर उसका वेट करने लगी। रागिनी आंग्रे के सीने से लगी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। आंग्रे पहले तो चौंक गया और फिर उसने धीरे से रागिनी के कंधों को पकड़कर उसे खुद से अलग किया और उसकी आंखों में देखते हुए सख्त एक्सप्रेशन से बोला, आप ये क्या कर रही है? लेकिन रागिनी इस बार खुद को कंट्रोल नहीं कर फफक कर उसके सामने रोने लगी। उसके आंसू आंग्रे के दिल पर खंजर घोंपने का काम कर रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तभी रागिनी रोते हुए आंग्रे के एक बार फिर से सीने से लग गई। रागिनी, क्यों कर रहे हैं आंग्रे आप मेरे साथ? ऐसा क्यों नहीं समझते कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, बहुत प्यार? कहते हुए रागिनी और भी जोर से रोने लगी। उसके आंसू आंग्रे के दिल को पिघला रहे थे। आंग्रे ने जब ये सुना कि रागिनी उससे प्यार करती है, उसके दिल को एक सुकून सा मिला और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन अगले ही पल कुछ सोचकर उसकी वह स्माइल गायब हो गई। उसने रागिनी के कंधों को पकड़कर उसे खुद से धीरे से दूर किया और उसी सख्त एक्सप्रेशन के साथ बोला, आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रही हैं? रागिनी उसी तरह, मुझे कुछ नहीं समझना, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? जवाब दीजिए आंग्रे। आंग्रे गुस्से में रागिनी से अपना मुंह फेरते हुए, मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है। रागिनी उसी तरह एक जिद से, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। आंग्रे ने कोई जवाब नहीं दिया और टेरेस से नीचे जाने लगा। रागिनी बही रोते हुए फिर से खाली नीले आसमान की तरफ देखने लगी। कुछ मिनट बाद अपने हाथ में चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आया और अनामिका को देते हुए हल्का डांट कर बोला, स्वीटहार्ट, चुपचाप खाओ और जल्दी से सो जाओ, बोलकर अंश बेड पर बैठ गया। अनामिका ने एक नज़र उस आइसक्रीम को देखा और फिर अंश को देखते हुए गुस्से में उसकी आइसक्रीम उसे वापस देते हुए बोली, तुम ही खाओ अपनी आइसक्रीम, मुझे नहीं खानी। चिल्लाते हुए, मैंने तुमसे चॉकलेट आइसक्रीम नहीं मांगी थी, बोलकर अनामिका ने बच्चों की तरह मुंह फुला लिया। अंश को उस पर गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी। उसने प्यार से अनामिका को समझाते हुए कहा, स्वीटहार्ट, अभी यहीं है, खा लो, आई प्रॉमिस कल मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिलाऊंगा।
अंश ने जो बुक्स मंगाई थी उसमें उसने हर एक बात बहुत ध्यान से पढ़ी थी। उस बुक में इस बारे में लिखा था कि प्रेग्नेंट लेडी को मूड स्विंग एंड बहुत सारी चीज़ें जैसे चिड़चिड़ापन, खाने की क्रेविंग या गुस्सा और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। अनामिका उसी तरह अपने मुंह को फुलाए रही। अंश ने एक गहरी सांस ली और अनामिका का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, ओके स्वीट हार्ट, मैं लेकर आता हूँ। ये सुनने की देर थी कि अनामिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। अंश ने अनामिका के चेहरे पर किस किया और उसे सही से ब्लैंकेट से कवर करके बेड से उठकर अपने कपड़े पहनकर उसने कार की उठाई और रूम से बाहर निकल गया। CH 145 किंशुक का मर्डर। अंश कार की चाबी लेकर बाहर आया, तभी उसे पीछे से आंग्रे ने रोका। बॉस, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अंश ने एक नज़र आंग्रे की तरफ देखा और गाड़ी की चाबी उसकी तरफ उछाल दी। आंग्रे ने जल्दी से उस चाबी को पकड़ लिया और सवालिया नज़रों से अंश को देखने लगा। अंश ऑर्डर देते हुए, गाड़ी लेकर बाहर जाओ और हर फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर आओ। आंग्रे हिचकिचाते हुए, लेकिन बॉस इतनी रात को। आंग्रे बोल ही रहा था तभी अंश उसकी बात बीच में काटकर अपने सख्त एक्सप्रेशन में, कहीं से भी आइसक्रीम लेकर आओ समझे, बोलकर अंश अपने रूम की तरफ चला गया और वही आंग्रे कन्फ्यूजन से उसे जाते हुए देख रहा था। लेकिन ऑर्डर को फॉलो करना आंग्रे की ड्यूटी थी, इसीलिए ज़्यादा बहस न करते हुए वो चाबी लेकर बाहर निकल गया। अंश जब रूम में आया तो देखा अनामिका बैठे बैठे ही गहरी नींद में सो गई है। अंश, अभी तो मैडम को आइसक्रीम खानी थी और इतनी जल्दी सो भी गई, कहते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसने बेड पर आकर अनामिका को सही से लिटा दिया और उसके फोरहेड पर किस करके लेट गया। तभी उसकी नज़र अनामिका के पेट पर गई। अंश को वो एहसास याद आ गया जब उसने पहली बार अनामिका के पेट को टच किया था। यहाँ याद आते ही अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसका एक हाथ अपने आप ही अनामिका के पेट पर पहुंच गया और उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट बड़ी हो गई। लेकिन साथ ही इस बार उसे थोड़ा सा डर लगने लगा। उसे डॉक्टर की वो कही बात याद आ गई और उसने अपना हाथ तुरंत वापस कर लिया और अनामिका के चेहरे को देखने लगा जो गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर अंश ने कुछ मिनट सोचा और नाइट स्टैंड की लाइट ऑफ करके अनामिका को धीरे से हक करके लेट गया। लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसकी नींद बिल्कुल गायब हो गई थी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जब अनामिका की डिलीवरी होगी तो क्या वो बिल्कुल सही होगी, उसे कोई तकलीफ तो नहीं होगी। वह चाहे कितना भी कहे कि वो अनामिका को तो कुछ नहीं होने देगा, लेकिन बच्चों को, क्योंकि डॉक्टर ने पहले से ही उससे कहा था कि उसके बच्चों को वो जानलेवा हेमोलिटिक बीमारी हो सकती है, तब वो क्या करेगा। और अभी डिलीवरी में भी बहुत महीने बाकी थे। यही सब सोच सोचकर उसकी आंखों से नींद बिल्कुल गायब हो गई थी। अगली सुबह 7 बजे अनामिका की आंखें खुली और जैसे ही अंगड़ाई लेने के लिए अपने हाथों को फैलाया, उसके हाथ किसी के गर्म शरीर को छू गए। अनामिका ने हैरानी से करवट लेकर देखा तो उसकी आंखें अंश की आंखों से मिल गई। अंश, तुम रात भर सोए नहीं? अंश की आंखों के नीचे डार्क सर्कल और उसके चेहरे को देखकर अनामिका ने चौंक कर उससे पूछा और जल्दी से उठकर बैठ गई। अनामिका का सवाल सुनकर अंश ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और बेड से उठकर अनामिका को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा। इस दौरान अनामिका की नज़रें अंश के चेहरे पर ही थी। वह हमेशा की तरह आज उसे बदला बदला नजर आ रहा था। अंश ने वॉशरूम में लाकर अनामिका को धीरे से वॉश बेसिन पर बिठा दिया और इलेक्ट्रिक ब्रश निकालकर अनामिका के हाथ में दे दिया और उसे ब्रश करने का इशारा किया। अनामिका अंश की आंखों में देखते हुए, पहले ये बताओ तुम रात भर सोए क्यों नहीं? तभी अचानक से उसे याद आया कि वो रात को आइसक्रीम खाने की जिद कर रही थी। अंश इतनी रात को उसके लिए आइसक्रीम लाने गया था, क्या अंश उस वजह से सो नहीं पाया है? ये सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने दोनों हाथ अंश के गले में डाल लिए। अनामिका, सॉरी मैंने तुम्हें कल रात परेशान किया, लेकिन मैं क्या करूं, अचानक से मेरा मन हुआ और फिर मुझे नींद आ गई। यहाँ सब वो बड़ी ही मासूमियत से कह रही थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अंश ने अनामिका को सॉरी बोलते सब देखा तो बोला, नो स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारी वजह से परेशान नहीं हूँ और ना ही कभी यह सोचना कि मैं तुम्हारी वजह से परेशान हो सकता हूँ, ओके। बोलकर अंश ने उस इलेक्ट्रिक ब्रश को अपने हाथ में ले लिया। अनामिका ने भी किसी अच्छे बच्चे की तरह धीरे से अपना मुंह खोल दिया। अंश उसके दांतों को अच्छे से साफ करने लगा और उसके बाद उसने कैबिनेट में से अनामिका का फेवरेट फेस वॉश निकाला और खुद ही उसे फेस वॉश करवाया। हालांकि अंश यहाँ सब पहली बार नहीं कर रहा था। फेस वॉश के बाद अंश ने वॉशरूम के कैबिनेट से टॉवल निकाला और अनामिका का चेहरा हल्के हाथों से पोंछने लगा। अंश के साथ रहते रहते अनामिका को कभी ऐसा लगता था जैसे वो कोई छोटी सी नादान बच्ची हो जो अपना ख्याल नहीं रख सकती। उसका भाई भी बिल्कुल ऐसे ही उसका इतना ख्याल रखता था और अब ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी अंश ने दोबारा उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर बिठा दिया। तभी अनामिका ने हाथ पकड़कर उससे पूछा, मैं कब से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, तुम बदले बदले से लग रहे हो, अगर कोई बात है तो प्लीज़ मुझे बताओ। अंश अनामिका का हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए उसके एक गाल को छूकर उसे तसल्ली देते हुए, स्वीट हार्ट तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज अंश की तसल्ली भी अनामिका को यकीन नहीं दिला सकी। उसने कुछ सोचकर उससे कहा, ओके, लेकिन अगर कोई बात है तो तुम मुझे बताओगे? अनामिका ने गहरी सांस लेकर अंश से कहा। अंश ने धीरे से अपने सर को हाँ में हिला दिया।
अनामिका को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद अंश आंग्रे के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल गया क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन वह जाते जाते अनामिका को वार्निंग देकर गया था कि उसने जैसा उससे कहा है वह बिल्कुल वैसा ही करेगी, कोई भी काम नहीं करेगी और पूरा दिन आराम करेगी। अनामिका ने भी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसकी बात मान ली। वही निर्मला जी अपने कमरे में बैठी थी, उनके साथ अवंतिका और मीरा भी थी। अवंतिका अपनी बच्ची के लिए बहुत खुश थी कि आखिर वो सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। उनकी तरह निर्मला जी भी अपनी पोतियों के लिए बहुत खुश थी और वो परी और ईशानी को शादी में देने के लिए कोई अच्छा सा हार देने की सोच रही थी। निर्मला, ये कैसा है परी और ईशानी के लिए? उन्होंने 2 डायमंड नेकलेस सेट दिखाते हुए अवंतिका और मीरा से पूछा। उन दोनों डायमंड सेट को देखकर अवंतिका और मीरा की आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर स्माइल। मीरा, माँ जी अच्छा तो है, बट आपको नहीं लगता परी के लिए ये कुछ ज़्यादा ही भारी है? आई मीन टू से परी को हैवी ज्वेलरी पहनने की आदत नहीं है ना, इसीलिए। मीरा की बात सुनकर निर्मला मुस्कुराते हुए उस डायमंड नेकलेस को देखते हुए बोली, हैवी तो है लेकिन परी को बहुत पसंद आएगा, जानती हो क्यों? ये हार उसकी मां ज्योति का है जिसे वो लेने से कभी भी मना नहीं करेगी। कहते हुए उनकी आंखों में नमी आ गई। निर्मला की बात सुनकर मीरा का मुंह बन गया। तभी उन सभी के कानों में ईशानी की आवाज पड़ी, सब कुछ परी के लिए है या कुछ मेरे लिए भी है? कहते हुए ईशानी निर्मला जी के कमरे में आए। निर्मला ईशानी को देखकर मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं है मेरी बच्ची, बता तुझे क्या चाहिए, ये देख कैसा है, तुझे पसंद आया? कहते हुए उन्होंने जो डायमंड नेकलेस उसके लिए सिलेक्ट किया था उसे वो दिखाया। ईशानी को वो नेकलेस कुछ खास पसंद नहीं आया। तभी उसकी नज़र परी के नेकलेस पड़ गई और उसने वो डिब्बा उठा लिया और उस नेकलेस को देखते हुए मुस्कुराकर निर्मला जी से बोली, थैंक यू दादी, बट मुझे ये पसंद आया। बोलकर बिना एक भी सेकंड रुके उनके कमरे से निकल गई और निर्मला जी उसे रोकती ही रह गई। ईशानी बाहर आकर गुस्से में नेकलेस के डिब्बे को देखते हुए नफरत से, अंश राठौर तुम भले ही भूल गए लेकिन मैं नहीं भूली, और अब देखते जाओ अपनी शादी को तुम सबके लिए कितना यादगार बनाती हूँ जो तुम लोग कभी नहीं भूलोगे। बोलकर उसने अपने हाथ को देखा जिसमें किंशुक की पहनाई रिंग थी। ईशानी हंसते हुए उस रिंग को देखकर, किंशुक सहगल बहुत बड़ी गलती कर दी, ईशानी मल्होत्रा को ब्लैकमेल करने की बहुत ड्रीम है ना तुम्हारे मुझसे शादी करने के? बोलकर ईशानी जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आंखें इस वक्त नफरत की आग से जल रही थी। अनामिका की फिक्र, किंशुक की नफरत, ईशानी का प्लान और शादी की तैयारियां करते करते एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। शादी की सभी रस्में बहुत अच्छे से हो गई थी, सिवाय शादी के शादी की सभी तैयारियां हो गई थी। बारात दरवाजे पर आ गई थी और दुल्हन भी बिल्कुल तैयार हो गई थी। सबसे ज्यादा शादी में खुश अनामिका थी, क्योंकि फाइनली इतना सब कुछ दुख तकलीफ है सहने के बाद आखिरकार उसके भाई की शादी हो रही थी। मंडप पर दूल्हे बैठ चुके थे और अपनी अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। कुछ मिनट बाद अनामिका, मिष्टी, परी और अवंतिका मीरा ईशानी को लेकर आए और उन्हें उनके दूल्हे के पास बिठा दिया। कुछ ही मिनट बाद शादी की सारी रस्में होने लगी। परी और विवांश दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। कुछ देर बाद उन दोनों जोड़ियों ने फेरे लिए। फेरे के बाद विवांश ने परी को और किंशुक ने ईशानी को मंगलसूत्र पहनाया और उसके बाद पंडित जी के कहने पर विवांश ने परी की मांग में सिंदूर भर दिया और उसके बाद किंशुक ने ईशानी की मांग में सिंदूर भर दिया। शादी पूरी कंप्लीट हो गई। सब लोग उन चारों जोड़ियों के लिए तालियां बजाने लगे। तभी अचानक से अंश का फोन रिंग हुआ। अनामिका ने हैरानी से अंश से पूछा, इस वक्त किसका फोन है? अंश ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना फोन निकालकर कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से उसके बॉडीगार्ड ने कुछ कहा जिसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अनामिका ने जब उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखे तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछा, अंश क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अंश, किंशुक का मर्डर हो गया है। व्हाट? अनामिका ने लगभग चौंकते हुए उससे पूछा और कुछ सोचते हुए उससे बोली, अगर किंशुक का मर्डर हो गया है तो ईशानी की शादी किससे हुई? CH 146 पति या बहन अंश। अनामिका यही सब सोच रहे थे कि अंश का फोन दोबारा रिंग हुआ। उसने जल्दी से कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से बॉडीगार्ड की आवाज आई जिसे सुनकर अंश का फेस एकदम से डार्क हो गया। उसने मंडप की तरफ देखा जहां शादी हो गई थी और चारों जोड़ियां बड़ों का आशीर्वाद ले रही थी। अंश गुस्से में अपने हाथों की मुठियां भींचे गुस्से में बिल्कुल शांत खड़ा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि तभी वहां पर बॉडीगार्ड के पीछे पीछे पुलिस आ गई और जो भी वहां चल रहा था उसे रोक दिया। पहले तो किसी को समझ नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर पुलिस को देखा और जमीन पर पड़ी किंशुक की डेड बॉडी को जिसे व्हाइट कलर के कपड़े से कवर किया हुआ था और उसकी दोनों आंखें बंद थी, यह नज़ारा देखकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सबके दिमाग में यही चल रहा था कि अगर किंशुक का मर्डर हो गया है तो ईशानी की शादी किसके साथ हुई? ईशानी और परी का दूल्हा अपने चेहरे पर सेहरा लगाए हुए थे जिससे किसी को भी कुछ पता नहीं चल रहा था। अंश ने गुस्से में ईशानी के पास खड़े दूल्हे का सेहरा निकाल कर फेंक दिया तो एक बार सब लोग फिर से शॉक्ड हो गए क्योंकि ईशानी की जिससे शादी हुई थी वह कोई और नहीं आंग्रे था। अंश ने गुस्से में एक जोरदार पंच आंग्रे के चेहरे पर मारा। अंश का पंच इतनी तेज का था कि आंग्रे के मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा। अंश गुस्से में आंग्रे के कॉलेज को पकड़ते हुए अपनी तेज आवाज में चिल्लाकर बोलता है, आंग्रे व्हाट इज ऑल दिस, हाउ डेयर यू मैरी माई सिस्टर?
ईशानी के दूल्हे की जगह आंद्रे को देखकर रागिनी का दिल बुरी तरह से टूट गया। उसे अंश की कहीं वह बात याद आ गई जब उसने उससे पूछा था कि उसने तो किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तब अंश ने उसे यही कहा था कि अकेले सिर्फ उसे ही उसका प्यार नहीं मिला, बल्कि बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें आज भी उनका प्यार नहीं मिला और ना ही कभी मिलेगा। ये बात याद आते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो आंसुओं से भरी आंखों से आंद्रे की तरफ देखने लगी कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अगर वो उससे प्यार नहीं करता था तो सिंपल सा उसे मना कर देता, लेकिन उसे इस तरह धोखा तो ना देता। यहाँ अभी कुछ देर पहले खुशियां थी, वही अचानक से माहौल बिल्कुल बदल गया था। अंश गुस्से में आंद्रे को देख रहा था, लेकिन आंद्रे बिल्कुल खामोश था। सब लोग सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह किसी की भी कोई भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसके पास उन लोगों के सवाल का कोई जवाब नहीं था। किंशुक की फैमिली में उसके मॉम डैड उसकी डेड बॉडी के पास आकर बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। आखिर किंशुक उनका इकलौता वारिस जो था, और वो दोनों रोते हुए पुलिस इंस्पेक्टर से किंशुक के कातिल को सजा देने के लिए बोल रहे थे। ईशानी चिल्लाते हुए आंद्रे से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शादी करने की, और तुमने मुझसे शादी करने के लिए मेरे किंशुक को मार दिया। कहते हुए ईशानी जोर जोर से रोने लगी। अवंतिका और मीरा ने जल्दी से ईशानी को संभाला, लेकिन तभी एक महिला कांस्टेबल अपने हाथ में पकड़े ब्रेसलेट को दिखाते हुए बोली, ये किसका है, हमें उनकी डेड बॉडी के पास यह मिला है। हाथ में पकड़े उस ब्लू कलर के ब्रेसलेट को देखकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन वह ब्रेसलेट किसी का भी नहीं था सिवाय रागिनी के। रागिनी उस ब्रेसलेट को देखकर फौरन ही पहचान गई, लेकिन वह कंफ्यूज थी कि आखिर उसका ब्रेसलेट उन लोगों के पास कैसे आया। लेकिन वह कुछ बोलती कि एक पुलिस वाले ने पुलिस कांस्टेबल के कान में कुछ कहा और वह बाहर चला गया। कुछ सेकंड बाद वो अपने साथ 2 आदमियों को लेकर आया। वो दोनों आदमी सबसे पीछे खड़ी रागिनी को देखने लगे और पुलिस इंस्पेक्टर से रागिनी की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोले। यही थी जिनकी उनके साथ किसी बात पर बहस हो रही थी, और ये उनसे बोल रही थी कि उन्होंने उन्हें धोखा क्यों दिया। और बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इन्होंने गुस्से में अपने पीछे छुपाई चाकू उनके पेट में घोंप दी। मैं बहुत डर गया था, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बताया, बोलकर वह आदमी चुप हो गया। उस आदमी का खुद पर इतना घटिया इल्जाम सुनकर रागिनी की आंखों से आंसू आ गए और वो जल्दी से बोली, ये झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। कहते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सब लोग शॉक्ड होकर रागिनी की तरफ देख रहे थे। उन लोगों की नज़रें खुद पर महसूस करके रागिनी को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई गुनहगार है। अनामिका को पूरा यकीन था कि उसकी बहन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, तो वो आदमी उस पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकता है। यहाँ सोच सोच कर अनामिका को गुस्सा आने लगा और वो जैसे ही उस आदमी की तरफ बढ़ी, पीछे से अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनामिका हैरानी और सवालिया नज़रों से अंश की तरफ देखने लगी। अंश, तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने रूम में जाओ। उसकी आवाज़ में एक हक था। अनामिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और फिर गुस्से में उस आदमी को देखते हुए अंश से बोली, व्हाट डू यू मीन अंश, मैं अपने रूम में जाओ? ये घटिया आदमी मेरी बहन पर सबके सामने मर्डर का इल्जाम लगा रहा है और तुम बोल रहे हो कि मैं अपने रूम में जाओ। अंश गुस्से में अनामिका के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए गुस्से में अपने दांत पीसकर, तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसीलिए तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। अनामिका भी उसी तरह गुस्से में अपने दांत पीसते हुए, मुझे मतलब है क्योंकि यहाँ बात मेरी बहन की है और जब भी मेरी बहन पर कोई उंगली उठाएगा मैं चुप नहीं रहूंगी, इसके लिए भले ही तुम मुझसे नाराज हो जाओ या मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लो। अंश कुछ रिएक्ट कर पाता। अनामिका ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ा लिया और उस आदमी के पास जाकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। थप्पड़ इतनी जोर का था कि सब लोग बिल्कुल शॉक्ड हो गए और उस आदमी का कान बिल्कुल सुन्न हो गया। कुछ मिनट तक तो उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। अपनी बहन को ऐसे मारपीट करता देखकर भी विवांश अनामिका के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए गुस्से में बोला, गुड़िया ये क्या कर रही हो? ऐसी हालत में तुम्हारा ये सब करना ठीक नहीं है। हम लोग इन सब से निपट लेंगे, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अनामिका गुस्से में अपने भाई को देखते हुए, ये आप क्या बोल रहे हैं भाई? ये घटिया इंसान मेरी बहन पर इल्जाम लगा रहा है और आप और अंश बोल रहे हैं कि मैं कमरे में जाकर आराम करूं? नहीं भाई, आई एम सॉरी। आप भले ही कुछ ना बोले और चुपचाप सब कुछ देखते रहे, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूं। बोलकर अनामिका रागिनी के पास गई जिसे महिला कांस्टेबल हथकड़ियां लगा रहे थे। अनामिका ने गुस्से में उनका हाथ पकड़ लिया। वो गुस्से में अनामिका को देखने लगी। अनामिका गुस्से में उन महिला कांस्टेबल को देखते हुए बोली, अगर किसी ने भी मेरी बहन को जरा सी छूने की कोशिश की तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगी। और रही बात मर्डर की, तो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कीजिए और उसके बाद मेरी बहन पर इल्जाम लगाएगा। जो आपके हाथ में ब्रेसलेट है जरूरी नहीं कि वह मेरी बहन का हो, और अगर है भी तो गलती से गिर गया होगा। इससे यह साबित नहीं होता कि यह मर्डर मेरी बहन ने किया। अनामिका इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। परी मिष्टी अनामिका का ये रूप देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। वो कॉलेज में उसके साथ ही थी, लेकिन आज से पहले उन दोनों ने उसका ये रूप नहीं देखा था। तभी ईशानी गुस्से में रागिनी के पास आई और उसे मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, तभी अनामिका ने उसका हाथ पकड़ कर लिया और गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए बोली,
पहले भी समझाया था और आज फिर से समझा रही हूँ, जो भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सबकी तरफ देखते हुए, किसी ने भी अगर मेरी रागिनी दी से कुछ भी कहा या उन पर घटिया इल्जाम लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बोलकर उसने ईशानी का हाथ छोड़ दिया और रागिनी का हाथ पकड़कर बोली, दी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, जब तक आपकी बहन है आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, बोलकर अनामिका ने गुस्से में पुलिस इंस्पेक्टर को देखा और बोली, ये मर्डर मेरी दी ने नहीं किया, लेकिन जब आपके पास सबूत है मेरी दी के खिलाफ तो हम दोनों एक डील करते हैं। 10 करोड़ या उससे भी ज़्यादा रुपए आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे असली कातिल को ढूंढने के लिए तब तक आप लोग यहां से जा सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को मेरी दी को झूठे केस में फंसाने के लिए और बिना सबूत उन पर इल्जाम लगाने के लिए आप लोगों की यूनिफॉर्म भी उतरवा सकती हूं। एटीट्यूड में उन लोगों की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर, इल्जाम लगाने से पहले ये देख लेना चाहिए कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं, 2 सेकंड नहीं लगेंगे आप लोगों को सस्पेंड करवाने में, बोलकर अनामिका ने किसी को कॉल किया और अपना फ़ोन उस इंस्पेक्टर को दे दिया। इंस्पेक्टर के चेहरे पर बहुत तरीके के एक्सप्रेशन थे, लेकिन फिर भी उसने अनामिका के हाथ से फ़ोन लिया और अपने कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से पुलिस कमिश्नर की आवाज़ आई और उन्होंने उन्हें सख्त ऑर्डर दिया वहां से चुपचाप जाने का। लेकिन सर, इंस्पेक्टर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन कमिश्नर का ऑर्डर और उसकी कड़क आवाज़ सुनकर उनकी हिम्मत नहीं हुई और उसने यस सर कहकर अनामिका का फ़ोन उसे वापस कर दिया। अनामिका ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से फ़ोन ले लिया क्या और फ़ोन अपने कान पर लगाकर बोली, थैंक यू, बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिया। कमिश्नर का ऑर्डर सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर को समझ आ गया उसके सामने जो लड़की खड़ी है वह कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि ग्रेट बिजनेस वूमेन सहाना मित्तल है। इंस्पेक्टर हैरानी से अनामिका की तरफ देखने लगे। अनामिका बिना रिएक्ट किए, बिना किसी की परवाह किए रागिनी का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी, क्योंकि उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट था तो वो उसकी बहन जिसके लिए वो आज भी कुछ भी कर सकती थी। अनामिका रागिनी को लेकर उसके कमरे में चली गई, वो अभी भी बहुत डरी हुई थी। कुछ मिनट बाद वहां पर उनकी फैमिली के अलावा कोई नहीं था। धीरे धीरे करके सब लोग अपने कमरे में चले गए। अब वहां सिर्फ ईशानी और अंश बचे थे। ईशानी रोते हुए अंश से, भाई आप कुछ बोले क्यों नहीं, उस रागिनी ने मेरे होने वाले पति का मर्डर कर दिया और आप फिर भी चुप रहे हैं, आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए था। ईशानी की बात सुनकर अंश गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, जस्ट शट अप ईशानी, मत भूलो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम दूसरों पर ध्यान देने से ज़्यादा अपनी लाइफ पर ध्यान दो। अंश ने गुस्से में ईशानी को फटकार दिया और वहां से चला गया। ईशानी गुस्से में अंश को जाते हुए देख रही थी और फिर अचानक से ही हंसने लगी और अपने आंसू अपनी उंगली पर लेकर हंसते हुए बोली, वाओ ईशानी, व्हाट अ ग्रेट एक्टिंग। किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ। बेचारा किंशुक मुझसे उलझने की कोशिश कर रहा था। क्या सोचा था उसने कि वो मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे शादी कर लेगा। वो क्या कहते हैं, एक तीर से 2 निशाने, नो बेबी नो 4 बर्ड्स विद 1 स्टोन। किंशुक भी मर गया, अपने दुश्मनों को बर्बाद भी कर दिया और चौथा धमाका जो कुछ देर में होने वाला है, बोलकर ईशानी जोर जोर से हंसने लगी। CH 147, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। रागिनी के रूम में रागिनी अभी भी रोए जा रही थी और बोल रही थी कि उसने किंशुक को नहीं मारा, उसे नहीं कि वो ब्रेसलेट उसके पास कैसे आया। अनामिका अपने दोनों घुटनों के बल बैठी रागिनी का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए, दी मुझे पता है कि आपने कुछ नहीं किया, आप ऐसा करना तो दूर आप ऐसा सोच भी नहीं सकती, मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, बोलकर रागिनी के आंसू साफ कर देती है। रागिनी को ऐसी हालत में देखकर अनामिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अनामिका आगे बोलती है, और आप फिक्र मत कीजिए, जिसने भी यह सब किया है, आप पर इतना घटिया इल्जाम लगाया है, आपकी अनामिका उसे छोड़ेगी नहीं। कहते हुए अनामिका की आंखें गुस्से से जल उठी। उसकी आंखों में इतना गुस्सा दिख रहा था कि अगर वह शख्स उसके सामने आ जाए जिससे उसकी बहन की आंखों में आंसू आए, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। रागिनी रोते हुए बेड से उठकर बोली, मेरी क्या गलती है, क्यों हर बार मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, बोलकर रागिनी अपने आंसू साफ करती है। तभी उसे याद आता है अनामिका की कंडीशन के बारे में और वह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अनामिका को देखकर बोलती है, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी बहन मेरे साथ है और इसलिए मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। अनामिका गुस्से में, आपको शिकायत नहीं लेकिन मुझे है, बोलकर रागिनी का एक हाथ अपने हाथ में लेती है और उससे वादा करते हुए बोलती है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ दी, जिसने भी आपको हर्ट करने की कोशिश की है मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी और बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगे, यह वादा है मेरा अपनी बहन से। इस वक्त अनामिका की आंखों में एक डिटर्मिनेशन था। अनामिका की बात सुनकर रागिनी के चेहरे पर उसका दर्द उभर आया और वो फीका मुस्कुराते हुए बोली, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आए या ना आए, लेकिन तुझे जो खुशी मिली है उसे अच्छे से एंजॉय कर, क्योंकि ऐसी लाइफ हर किसी को नहीं मिलती। अनामिका रागिनी के दर्द को और उसकी बातों में कहे मतलब को समझ गई, लेकिन उसने रागिनी से कुछ भी नहीं कहा और उसका हाथ पकड़कर बेड पर आराम से लिटा दिया ताकि वह थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए, क्योंकि जो आज हुआ था उससे रागिनी बहुत ज़्यादा टूट गई थी। अनामिका रागिनी के बगल में बैठ गई और हल्के हाथों से उसके सर को सहलाने लगी, लेकिन रागिनी के दिल दिमाग पर अभी भी आंगरे छाया हुआ था। वही इस वक्त स्टडी रूम में आंगरे अबीर बैठे हुए थे।
अंश हेड की चेयर पर बैठा हुआ पेपर बेट घुमा रहा था और उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। अबीर आंग्रे की तरफ देखता है जिसका खून अब सूख गया था। अबीर हंसते हुए आंग्रे के चेहरे को देखकर मजाक उड़ाते हुए, तुम्हें तो किसी टीवी सीरियल का एक्टर होना चाहिए, क्या एक्टिंग करते हो, कैसा लगा भाई के हाथ का वो पंच खाकर, बोलकर अंश की तरफ देखता है जो मुस्कुराते हुए कुछ सोच रहा था। अबीर आगे बोलता है, मैं तो एक पल को शॉक ही हो गया आप दोनों की एक्टिंग देखकर, मतलब आंग्रे को देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि यह एक्टिंग कर रहा है, बल्कि उस वक्त तो ये बेचारा बहुत मासूम लग रहा था जिसे ईशानी ने बड़ी चालाकी से अपने जाल में फंसा लिया और इससे शादी कर ली, बोलकर वो हंसने लगा। तभी आंग्रे चिढ़ते हुए अबीर से बोला, क्या बॉस आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, एक तो वैसे ही मेरी खटिया खड़ी हो गई और ऊपर से आप मुझे परेशान कर रहे हैं। अंश की तरफ देखकर, बॉस आगे क्या करना है, जैसा ईशानी मैडम ने प्लान बनाया था वैसा ही हुआ, अब आगे क्या करना होगा। अंश जो कब से खामोश था पेपर वेट को अपने हाथों में पकड़ते हुए बोलता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो भी करेगी ईशानी करेगी। अंश की बात सुनकर अबीर और आंग्रे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी अंश ने अपना फोन उठाकर किसी को कॉल किया और कुछ कहकर फोन कट कर दिया। अबीर अभी भी उसे सवालिया नजरों से देख रहा था, वही आंग्रे समझ गया कि अंश ने किसे कॉल किया है। करीब 2 मिनट बाद ही एक आदमी अंदर आया जिसने ब्लैक कलर की हुडी और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। अबीर को अभी भी कुछ समझ नहीं आया, तभी उस आदमी ने अपना मास्क उतार दिया जिसे देखकर अबीर बिल्कुल शॉक्ड हो गया और एकदम से अपनी चेयर से उठकर लगभग चिल्लाते हुए बोला, ये तो किंशुक का घोस्ट है। आंग्रे अबीर का हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बिठाते हुए, बॉस ये कोई भूत नहीं बल्कि असली इंसान है, किंशुक सहगल। अबीर खुद को नॉर्मल करते हुए एक नज़र किंशुक की तरफ देखता है और फिर अंश से, इसे तो ईशानी ने मार दिया था ना, फिर ये जिंदा कैसे हो गया, अगर जिंदा था तो वो डेड बॉडी किसकी थी, वो किसी बेवकूफ़ की तरह सवाल पूछे जा रहा था। अंश किंशुक की तरफ देखकर हल्के गुस्से में, मैंने तुम्हारी जान तो बचा ली लेकिन जिसके लिए तुम ईशानी को ब्लैकमेल कर रहे थे वो सबूत मुझे दो, आखिर मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा सबूत है तुम्हारे पास जिसके लिए ईशानी तुमसे शादी करने को राजी हो गई और फिर तुम्हें मारने की भी कोशिश की। किंशुक बिना देर किए अपने पॉकेट से एक एनवलप निकालकर टेबल पर रख देता है और अंश से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, आज से मैं कभी भी उसे ब्लैकमेल नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस सर, पर प्लीज मुझे जाने दीजिए। अंश, हम तुम जा सकते हो लेकिन आइंदा कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। किंशुक जल्दी से यस सर बोलकर वहां से निकल गया। अबीर को अब थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही थी, वो अंश से बोला, इसका मतलब भाई आपने किंशुक को बचाया। अंश कोई जवाब नहीं देता, अभी आगे बोलता है, अगर ऐसा था तो आप किंशुक के मर्डर का इल्जाम किसी पर भी डाल देते, लेकिन बेचारी रागनी पर क्यों डाला, बेचारी कितनी ज्यादा घबरा गई थी और अनामिका भाभी जब उन्हें ये पता चलेगा तो पता नहीं उनका कैसा रिएक्शन होगा। आज जो भी हुआ उससे वह बहुत ज्यादा गुस्से में, और अगर उन्हें ये पता चल गया कि यह सब आपने किया पता नहीं क्या होगा। अबीर की बात सुनकर अंश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। तभी आंग्रे बोला, बॉस ने कुछ नहीं किया, जो भी किया ईशानी मैडम ने किया, उन्हीं का ये सब प्लान था। वो रागिनी को अपना मोहरा बनाकर बॉस और मैडम को अलग करना चाहती थी क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि मैडम रागिनी से कितना प्यार करती है। बॉस ने तो वही किया जो ईशानी मैडम चाहती थी। मुस्कुराते हुए, उन्हें ये लगता है कि वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई और जैसा वो चाहती थी वैसा हो गया, बोलकर अंश की तरफ देखता है। फ्लैशबैक, आंग्रे ने जब किंशुक और रागिनी को उस रेस्टोरेंट में देखा था तो तुरंत अंश को फोन करके सब कुछ बता दिया था। फिर अंश ने अपने बॉडीगार्ड से कहकर किंशुक के बारे में सब कुछ पता करवा लिया और उसे ये भी पता चल गया कि किंशुक ईशानी से सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शादी कर रहा है। इसके बाद उसने आंद्रे को ईशानी के पीछे लगा दिया, उसकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए, जिससे उसे ये पता चला कि ईशानी का क्या प्लान है। शादी वाले दिन जब किंशुक बाहर गार्डन में आया, आंग्रे ने उसे पकड़ लिया और अंश के सामने लाया। किंशुक पहले तो अंश को देखकर घबरा गया, फिर खुद को संभालते हुए पूछा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। अंश अपनी चेयर से उठकर मुस्कुराते हुए, नाम किंशुक सहगल, घर में मॉम डैड के अलावा कोई नहीं, शादी अभी तक की नहीं, बोलकर किंशुक की आंखों में देखने लगता है। उसके इस तरह देखने से किंशुक के माथे पर पसीना छूटने लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसे देखकर अंश उसके माथे पर आ रहे पसीने को पोंछते हुए बोलता है, तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे, जैसे मैंने तुम्हारा कोई राज खोल दिया, बोलकर किंशुक को गुस्से में देखने लगा। उसे ऐसे देखकर किंशुक और भी ज्यादा डर गया। तभी अंश बोला, यूएस में तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी है ना। अपनी सच्चाई सुनकर किंशुक के चेहरे का बचा खुचा रंग भी उड़ गया। तभी आंग्रे उसके पीछे से आया और उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया। किंशुक हैरानी से डरते हुए अंश को देख रहा था, अब पता नहीं अंश राठौर उसका क्या हाल करेगा। तभी अंश बोला, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली जानता हूं। तो अब सुनो मेरी बात, अभी कुछ देर बाद तुम्हें ईशानी का कॉल आएगा और वह तुम्हें बुलाएगी, तुम चुपचाप बिना कुछ कहे उसकी बात मानोगे, उसके बाद वो तुम्हें जान से मार देगी। किंशुक एकदम से चौंक गया। व्हाट। अंश ने आगे का प्लान भी उसे अच्छी तरीके से समझा दिया। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा अंश ने उससे कहा था। फ्लैशबैक एंड, अंश अपनी चेयर से उठते हुए बोलता है,
लेकिन ईशानी भूल गई थी कि उसके सामने अंश राठौड़ है। उसने मर्डर करने के बाद रागिनी का ब्रेसलेट सबूत के तौर पर वहां डाल दिया और फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया और साथ ही उन दोनों आदमियों को भी खरीद लिया और उसके बाद आंद्रे को इमोशनली ब्लैकमेल किया और उससे शादी की। फ्लैशबैक। ईशानी ने अपने प्लान के मुताबिक आंद्रे को फ़ोन करके अपने रूम में बुलाया। आंद्रे जल्दी से उसके रूम में आया। ईशानी जल्दी से बोली, किंशुक शादी छोड़कर भाग गया है। आंद्रे एकदम से चौंकते हुए, व्हाट? ईशानी गुस्से में, चौंकना बाद में, पहले मेरी बात सुनो, जल्दी से रेडी होकर आओ, मुझे अभी तुमसे शादी करनी है और प्लीज़ यह मत सोचना कि मुझे तुम्हें ज़रा भी इंटरेस्ट है, तुम मेरे लिए आज भी वही हो और मना करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना अंश भाई के बारे में। बोलकर आंद्रे के चेहरे को देखा जो उसकी बात सोचने पर मजबूर हो गया था। यहाँ देखकर ईशानी के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई और वह आगे आंद्रे के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बोली, जिन भाई ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते। सोचो जब भाई को पता लगेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन भाई। वो बोल ही रही थी तभी आंद्रे उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, ओके मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बोलकर आंद्रे ईशानी के रूम से निकल गया। फ्लैशबैक एंड। उसके बाद आंद्रे ने मुझे सब कुछ बता दिया और मैंने ही उसे ईशानी से शादी करने का कहा और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा वह चाहती थी, यानी कि मर्डर का इल्जाम रागिनी पर आ गया और मेरी और स्वीट हार्ट के बीच गलतफहमी हो गई क्योंकि उसे अच्छे से पता था रागिनी पर कोई भी इल्जाम लगाएगा तो स्वीट हार्ट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और वो अपनी बहन को बेगुनाह साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और हम दोनों के बीच लड़ाई होगी। शायद स्वीट हार्ट मुझसे अपना रिश्ता भी तोड़ सकती है क्योंकि जहाँ बात रागिनी की आएगी वहाँ अनामिका सब कुछ भूल जाएगी, फिर चाहे उसके सामने कोई भी हो। अबीर, लेकिन भाई जो भी हो भाभी आपसे नाराज है और मुझे नहीं लगता वो इस बार इतनी जल्दी मानेगी क्योंकि यह तो मुझे भी पता है भाभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रागिनी है और आपने उन्हें रोकने की कोशिश भी की थी लेकिन फिर भी वह नहीं मानी और फिर आप सब ने देखा कैसे उन्होंने उस पुलिस वाले की छुट्टी कर दी और सीधा कमिश्नर को कॉल लगा दिया और यहाँ तक कि उस पुलिस वाले को 10 करोड़ रुपए भी दे दिए। हंसते हुए, कभी कभी तो मुझे आपकी आत्मा भाभी में दिखाई देती है। अंश ने अबीर को गुस्से में घूरा तो वह बेचारा चुप हो गया। तभी अंश एटीट्यूड में मुस्कुराते हुए बोला, मेरी स्वीट हार्ट और उसके पैसों पर सिर्फ मेरा हक है। कितनी मेहनत से उसने इन पैसों को कमाया है, ऐसे ही बर्बाद थोड़ी ना होने दूंगा। उसके सारे पैसे मेरे पास है और रही बात मेरी स्वीट हार्ट की नाराज़गी की तो वो मुझे पता है उसकी नाराज़गी को कैसे दूर करना है। यहाँ तक कि मैंने पूरा इंतजाम भी कर लिया और सबसे बड़ी परेशानी उसकी रागिनी उसके लिए भी सोच लिया है। कहते हुए अंश के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई। अबीर अंश को देखकर आंद्रे के कंधे पर हाथ मारते हुए, भाई के चमचे तुम्हें कुछ पता है कि? और फिर कुछ सोचकर अचानक से चिल्लाते हुए अंश की तरफ देखकर, कहीं आप रागिनी का किडनैप करने की तो नहीं सोच रहे? अंश मुस्कुराते हुए, ऐसा ही कुछ सोच लो। बोलकर उसने टेबल पर रखे एनवलप को खोलने लगा और जैसे ही उसने उस एनवलप को खोला उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल गायब हो गई और चेहरा बिल्कुल डार्क हो गया। CH-148 आर्यन को पता चला ईशानी का सच अंश का ये रूप जब उन दोनों ने देखा तो उन दोनों की भी स्माइल गायब हो गई और चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन आ गए। दोनों समझ गए कि उस एम्बल्प में जरूर ऐसा कुछ है जिससे अंश को गुस्सा आ रहा है। अबीर, भाई ऐसा क्या है? अबीर की बात सुनकर अंश ने बिना उसकी तरफ देखे गुस्से में कहा, कुछ नहीं तुम दोनों जाओ। अबीर पूछना चाहता था कि आखिर उसमें ऐसा क्या है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी पूछने की और वो और आंद्रे धीरे से स्टडी रूम से निकल गए। अंश ने गुस्से में टेबल पर रखे वाश को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अंश गुस्से में अपने दांत पीसते हुए, तो ये है इन सब के पीछे आशुतोष मल्होत्रा। पिछली बार तो तू बच गया था लेकिन इस बार तुझे अंश राठौर से कोई नहीं बचा सकता। तेरी जिंदगी के अब उल्टे दिन शुरू। तूने शेर के पिंजरे में हाथ डालने की कोशिश की है, अब देखना ये शेर तेरा क्या हाल करता है। कहते हुए अंश के चेहरे पर खतरनाक स्माइल आ गई। उसने उस एनवलप को अपने ड्रॉ में लॉक कर दिया और एक गहरी सांस लेकर स्टडी रूम से निकल गया। अबीर का रूम। अबीर जब अपने रूम में आया तो देखा मिष्टी आराम से बेड पर लेटी गहरी नींद में सो रही है और उसका ब्लैंकेट बेड के नीचे गिरा पड़ा हुआ है। यहाँ देखकर अबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो गेट लॉक करके बेड के पास आया और जमीन पर गिरे ब्लैंकेट को उठाकर धीरे से मिष्टी के ऊपर डाल दिया और लाइट ऑफ करके बेड पर मिष्टी को अपनी बाहों में भरकर सो गया। ईशानी का रूम। ईशानी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो बड़ी बेसब्री से किसी को कॉल लगाई जा रही थी लेकिन दूसरी तरफ से कोई उसका फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। ये देखकर ईशानी की वो मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब होने लगी और उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने फ़ोन को बेड पर फेंक दिया और गुस्से में चिल्लाई, वाई इज़ दिस मैन नॉट पिकिंग अप माई फ़ोन? जब भी इसे गुड न्यूज़ बताने के लिए कॉल करो इसका फ़ोन ही नहीं लगता, स्टुपिड। तभी ईशानी का फ़ोन रिंग हुआ। ईशानी ने गुस्से में फ़ोन उठाकर कॉल पिक की और बोली, अगर अगले 1 घंटे में तुम्हारी कॉल नहीं आती तो तुम्हारा अभी के अभी मर्डर कर देती। दूसरी तरफ से मुस्कुराने की आवाज़ आई, इसका मतलब हनी की प्लान सक्सेसफुल हो गया। ईशानी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और एटीट्यूड में बोली, एग्जैक्टली ईशानी मल्होत्रा मेक्स अ प्लान एंड इट इज़ नॉट सक्सेसफुल। ऐसा हुआ है कभी?
आवाज, और ना कभी होगा हनी। कहते हुए उस शख्स के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसकी आवाज भी थोड़ी उदासी आ गई और वो धीरे से बोला, हनी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर नो लॉन्गर इन द राठौर मैंशन बट इन अंश राठौर्स केव। ईशानी उसी तरह मुस्कुराते हुए, उसकी फिक्र तुम मत करो, अंश राठौर को मेरे बारे में तब पता चलेगा ना जब वो अपनी वाइफ से फ्री होगा। मैंने उन्हें इस तरह से उलझा दिया कि अब वो अपनी पूरी ताकत लगा ले, नहीं निकल नहीं सकते। कहते हुए ईशानी हंसने लगी और कुछ मिनट बाद फोन काट दिया। तभी उसे अपनी पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। ईशानी एकदम से पीछे पलट गई तो देखा उसके पीछे आर्यन खड़ा था। ईशानी गुस्से में आर्यन को डांटते हुए, ब्रो तुम यहाँ इतनी रात को मेरे रूम में क्या कर रहे हो? आर्यन ईशानी के चेहरे को देखते हुए, सिस सो दैट्स ऑल यू डिड। ईशानी गुस्से में, ब्रो इट शुडंट मीन एनीथिंग टू यू, रात बहुत हो गई, तुम अपने रूम में जाओ, बोलकर ईशानी अपने बेड की तरफ जाने लगी। तभी आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। ईशानी गुस्से में चिल्लाते हुए, लीव माई हैंड। आर्यन ने ईशानी का हाथ छोड़ दिया और चिल्लाते हुए, नो सिस यू नो हाउ स्टूपिड यू आर, अगर गलती से भी अंश ब्रो को ये पता चल गया कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब तुमने किया, दे वोंट लीव यू अलाइव। आर्यन की बात सुनकर ईशानी के चेहरे पर किसी भी तरीके के कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि अंश उसके साथ क्या करेगा। आर्यन अपने गुस्से को कंट्रोल करके ईशानी के दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोला, सिस हम पहले ही रागनी के साथ बहुत कुछ कर चुके हैं, बोलकर आर्यन ने ईशानी के कंधों को छोड़ दिया और उसे धमकी देते हुए बोला, सिस अगर अब तुमने कुछ भी किया तो मैं अंश ब्रो को सब कुछ बता दूंगा, रागिनी को उनसे अलग करने से लेकर आंग्रे से करने तक का। बोलकर आर्यन गुस्से में ईशानी के रूम से जाने लगा। तभी ईशानी ने पीछे से उसे रोका और उसे ब्लैकमेल करते हुए बोली, मेरी सच्चाई बताने से पहले ब्रो खुद के बारे में सोच लेना, जो इतने सालों से तुम कर रहे थे, अगर वह मैंने अंश राठौर को बता दिया तो सोचो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। बोलकर बेशर्मी से मुस्कुराने लगी। आर्यन के कदम अपनी जगह पर रुक गए और वह पलटकर हैरानी से ईशानी को देखने लगा। तभी ईशानी उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, व्हाट हैपन ब्रो? आर्यन समझ गया कि ईशानी अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन, बोलो क्या करना है। ईशानी, ब्रो तुम्हें कुछ नहीं करना, मैंने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया और अब जो भी करेगी अनामिका करेगी, बोलकर शातिर तरीके से मुस्कुराने लगी। आर्यन को कुछ समझ नहीं आया और वह कंफ्यूजन से ईशानी को देखने लगा। आर्यन, अनामिका और वह क्यों करेगी? ईशानी आर्यन के चेहरे को देखते हुए, ब्रो अनामिका सबसे ज्यादा प्यार रागिनी से करती है, तो सोचो जब आज उसकी प्यारी बहन पर मर्डर का ब्लेम लगा तो अंश राठौर ने कुछ भी नहीं किया। अगर वह चाहते तो 2 सेकंड में रागिनी को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आर्यन, तो इससे क्या होगा? उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। ईशानी मुस्कुराते हुए आर्यन से पूछती है, ब्रो डू यू रिमेंबर जब अंश और रागिनी का झगड़ा होता था तो क्या होता था? आर्यन तपाक से, ब्रो रागिनी पर गुस्सा करते थे और रागिनी रोने लगती थी। ईशानी, गुड, लेकिन अनामिका वैसी नहीं है। आज जो भी रागिनी के साथ हुआ उसका गुस्सा वो अंश पर निकालेगी और अंश राठौर का गुस्सा तो तुम जानते ही हो, बोलकर शातिर तरीके से मुस्कुराने लगी। अब आर्यन को भी थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई कि आखिर ईशानी करना क्या चाहती है। अंशिका का रूम। अंश रूम में आया तो देखा रूम में अनामिका नहीं थी। तभी अनामिका गुस्से में रूम में आई और अंश को इग्नोर करके बेड के पास जाने लगी। अंश ने अनामिका को गुस्से में देखा तो उसका पीछे से हाथ पकड़ लिया और उसकी फिक्र करते हुए बोला, स्वीट हार्ट क्या हुआ? अनामिका जो पहले से ही गुस्से में थी, अंश की यह बात सुनकर उसका गुस्सा अंश पर बम की तरह फट पड़ा। अनामिका गुस्से में अपना हाथ छुड़ाकर अंश की आंखों में देखते हुए अपनी तेज आवाज में, अंश तुम्हें नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है? आज जो भी रागिनी दी के साथ हुआ उसके बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे क्या हुआ है? अंश समझ गया कि अनामिका इस वक्त बहुत गुस्से में है और उसे भी अब गुस्सा आने लगा था, लेकिन उसने गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल किया और धीरे से अनामिका के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, स्वीट हार्ट जो भी हुआ उसे भूल जाओ और खुद पर ध्यान दो। अनामिका ने गुस्से में अंश के हाथ को झटक दिया और बोली, तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगी और इस बार तुम भी मुझे नहीं रोक सकते। जिसने भी मेरी दी के साथ ऐसा किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो जानता नहीं कि उसने किससे उलझने की कोशिश की है। अनामिका की हरकतों पर अंश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था कि वो अनामिका पर गुस्सा ना करे। इसलिए उसने अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को अनामिका के दोनों हाथों की उंगलियों में मिला लिया और अपनी शांत मगर अपनी गहरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट तुम्हें इस हालत में इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और रागिनी पर जो भी इल्जाम लगा था उसे तुमने क्लियर कर दिया ना, तो अब कौन सी बात की टेंशन है? अनामिका ने अंश के चेहरे को देखा, वो बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। यहाँ देखकर अनामिका बहुत हैरान हो गई और फिर कुछ याद करते हुए गुस्से में अंश से पूछा,
अगर तुम चाहते तो 2 मिनट में सब कुछ क्लियर कर देते, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों? इसलिए कि ब्लेम रागिनी दी पर लगा था, बोलकर अंश के थोड़ा और करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए आगे उससे पूछा, और यही ब्लेम किसी ने मुझ पर लगाया होता तो तब भी तुम चुप रहते जैसे आज तुम चुप थे, या फिर उसके साथ भी वही करते जो पहले से करते आ रहे थे? अंश का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो समझ गया कि अनामिका उससे क्या पूछना चाहती है कि वो नीचे कुछ बोला क्यों नहीं जब रागिनी पर मर्डर का इल्जाम लगा था, लेकिन उसने इस बार भी अपने गुस्से का घूंट पी लिया और अनामिका की उंगलियों में अपनी अंगुलियों को और भी कसकर फंसा लिया और अनामिका के एकदम से करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोला, स्वीट हार्ट, अच्छे से जानती हो जो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा अंश राठौर उसकी आंखें निकाल लेगा। और रही बात रागिनी की, तो मेरा रिश्ता तुमसे है, तुम्हारी बहन से नहीं। CH 149 पापा की प्रिंसेस। अनामिका भी अंश की आंखों में देखते हुए टोंट मारने के लहजे में, हाँ तुम्हारा रिश्ता मुझसे है, लेकिन कभी तो था, कभी तो रागिनी दी तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, वो गर्लफ्रेंड जिससे तुम बहुत प्यार करते थे। फिर आज क्या हुआ था? इसीलिए क्योंकि अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी, या फिर इसीलिए कि उनके साथ वो सब हुआ इसीलिए तुम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे? गुस्से में, अगर वही कभी अब मेरे साथ हो गया तो? अनामिका। अंश गुस्से में एकदम से बिफर पड़ा और उसका हाथ अनामिका पर उठ गया, लेकिन बीच में ही उसने अपने हाथ को रोक किया। उसकी आंखों में इस वक्त बेहिसाब गुस्सा था और गुस्से में आज पहली बार उसका हाथ कांप रहा था। वो अपनी लाल आंखों से अनामिका को देख रहा था, जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है, और आज वही लड़की उसे ब्लेम कर रही थी। साथ ही अंश ये भी जानता था कि जो भी हुआ वो उसकी ही अपनी बहन की वजह से हुआ, लेकिन जो भी अनामिका उस पर इल्जाम लगा रही थी वो भी गलत था। कैसे वो उसके बारे में ऐसा बोल सकती है? ये सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हुआ जा रहा था। लेकिन अनामिका इतने पर ही नहीं रुकी और उसके रुके हाथ को देखते हुए बोली, क्या हुआ अंश, अपना हाथ क्यों रोक दिया? इससे पहले भी तो तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तो आज क्या हुआ? उठाओ हाथ, मारो मुझे। अनामिका बोले जा रही थी और अंश चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपना हाथ जोर से दीवार पर मार दिया। अनामिका जो बोले जा रही थी एकदम से खामोश हो गई और उसने अंश के हाथ की तरफ देखा जिससे खून निकल रहा था। अनामिका का गुस्सा 1 मिनट में गायब हो गया और उसकी जगह उसके चेहरे पर टेंशन आ गई। अंश, ये क्या किया तुमने? देखो कितना ज्यादा खून बह रहा है। अनामिका एकदम से घबरा गई और जैसे ही अंश का हाथ छूने लगी कि अंश ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कसकर अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। उसने ये जानबूझकर किया था क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अनामिका चाहे कितने गुस्से में क्यों न हो, लेकिन वो अंश को दर्द में नहीं देख सकती। अगर उसे अनामिका की फिक्र, उसका प्यार पाने के लिए खुद को तकलीफ देनी होगी तो वो पीछे नहीं हटेगा। कुछ सेकंड बाद अंश ने अनामिका को खुद से अलग किया तो अनामिका की आंखें नम थी। अनामिका शिकायत भरे लहजे में अंश की चोट वाला हाथ अपने हाथ में लेकर, अंश तुमने ये क्यों किया? क्या जरूरत थी? तुम जानते हो ना मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती। अंश अनामिका का चेहरा अपने एक हाथ में भरकर दूसरे हाथ से उसकी नाम आंखों को साफ करते हुए बोलता है, स्वेट हार्ट, जब इतना प्यार करती हो तो बिलीव क्यों नहीं करती? अंश की बात पर अनामिका बिल्कुल खामोश हो गई। तभी अंश ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर धीरे से बेड पर बिठा दिया और खुद घुटनों के बल जमीन पर बैठकर उसका एक हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मेरे लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, उतनी जितनी की कभी रागिनी भी नहीं थी। जरूर रागिनी मेरा पहला प्यार थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन आज मेरी जिंदगी तुम हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अनामिका अंश की आंखों में झलक रही सच्चाई को देख रही थी। अंश जो भी उससे बोल रहा था बिल्कुल सच बोल रहा था। अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, अंश तुम भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन रागिनी दी भी। बोलकर बेड से उठकर खड़ी हो गई और आगे बोली, मैं यह नहीं कह रही कि तुम गलत हो, बल्कि सारी गलती तो मेरी है। कहते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई और वो आगे बोली, ना मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग होती और ना मैं तुम दोनों के बीच आती तो शायद आज तुम और रागिनी दी एक साथ बहुत खुश होते। अंश जो कब से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, उसकी बात सुनकर उसका गुस्सा वापस से आ गया और वो गुस्से में अनामिका के दोनों कंधों को पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, स्वेट हार्ट, कब से क्या लगा रखा है? लेकिन अगले ही पल उसे डॉक्टर की कही बात याद आ गई और उसने अपने दोनों आंखें बंद कर ली और अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करने लगा। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोली तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। वो समझ गया कि अब अनामिका को उसे कैसे हैंडल करना है। उसने गहरी सांस ली और अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हुए बोला, आद्विक, देख रहे हो अपनी मम्मा को, अभी तक तुम आए भी नहीं और तुम्हारी मम्मा मुझ पर गुस्सा करने लगी, और जब तुम आ जाओगे तो पता नहीं तुम्हारी मम्मा मुझे डंडे से पीटने ना लगे। अनामिका जो कब से अंश को नोटिस कर रही थी उसकी इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अंश ने जानबूझकर ऐसा कहा था जबकि उसे अपने और अनामिका के बीच कोई भी नहीं पसंद, लेकिन आज वो खुद अपने होने वाले बच्चे को बीच में ला रहा था। अनामिका हंसते हुए अंश से बोली, हाँ जैसे अद्विक तो तुम्हारी बातें सुन ही रहा है, बोलकर हंस पड़ी। अंश जानबूझकर अनामिका को चिढ़ाते हुए बोला, क्यों? जब वो तुम्हारी बातें सुन सकता है तो मेरी क्यों नहीं? अनामिका अपने पेट पर हाथ रखकर चिढ़ते हुए, क्योंकि वो मेरा लाडला बेबी है, सिर्फ मेरी बातें सुनता है। अंश प्यार से अनामिका के गले में अपनी दोनों बाहें डालकर
स्वीट हार्ट, तुम भूल रही हो, हमारा सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि 2 बच्चे होंगे। अगर तुम्हारा बेटा होगा तो मेरी बेटी अपने पापा की प्रिंसेस होगी। CH-150 इंटीमेसी। अनामिका अंश को चिढ़ाते हुए बोलती है, और अगर दोनों बच्चे लड़का हुए तो क्या करोगे? अंश कुछ देर सोचने की एक्टिंग करता है और शरारत से मुस्कुराते हुए अनामिका की आंखों में देखकर, तो हम दोबारा ट्राई करेंगे ताकि मुझे मेरी प्रिंसेस मिल जाए। अंश की बात सुनकर अनामिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपना सर अंश की चेस्ट में छुपा लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी बातें कर रहे हो? अंश मुस्कुराते हुए अनामिका का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर एटीट्यूड में, शर्म लड़कियों को आती है, लड़कों को नहीं, और अगर लाइफ में तुम जैसी बीवी हो तब तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, बोलकर उसने अनामिका की आंखों में देखते हुए धीरे से आई विंक कर दी। अनामिका का चेहरा और भी लाल हो गया, उसे समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दें। अंश ने देखा कि अनामिका का पूरा ध्यान रागिनी से हट गया है। यहाँ देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और वह अनामिका के बालों को पीछे करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें भूख लगी होगी ना, इसीलिए तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, बोलकर वो बिना अनामिका का जवाब सुने कमरे से बाहर चला गया। अंश के जाने के बाद अनामिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन तभी उसे आज जो हुआ सब कुछ याद आ गया और उसकी वह मुस्कुराहट बिल्कुल फीकी पड़ गई। आज जो भी हुआ, भले ही मैंने रागिनी दी को बचा लिया, लेकिन इन सब के पीछे कौन है मुझे सब कुछ जानना होगा, पता करना होगा कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। अनामिका ने मन ही मन फैसला लिया और सोफे से अपना फोन उठाकर किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल तुरंत पिक हो गई और कोई हंसते हुए दूसरी तरफ से बोला, आवाज, मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो सहाना मित्तल ने खुद मुझे कॉल किया। अनामिका गुस्से में उसे डांटते हुए, हो गया तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक नंबर सेंड करूंगी, उसकी मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, और 2 फोटो सेंड करूंगी, मुझे इनकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी परसों तक, समझे? अनामिका का ऑर्डर सुनकर दूसरी तरफ से हिचकिचाती हुई आवाज आई, लेकिन सहाना, ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, इसमें कम से कम 2-3 हफ्ते लगेंगे। अनामिका एटीट्यूड में, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, बस मुझे परसों तक सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अपनी जॉब कहीं और ढूंढ लेना, अंडरस्टैंड, बोलकर अनामिका ने फोन कट कर दिया। तभी उसके पीछे से अंश की आवाज आए, स्वीट हार्ट, किससे बात कर रही थी? अंश की आवाज सुनकर अनामिका पहले तो सक पका गई, लेकिन फिर उसने खुद को जल्दी से नॉर्मल किया और पीछे पलटकर अंश की तरफ देखा और साफ झूठ बोली, किसी से नहीं, बस टाइम चेक कर रही थी। अंश अनामिका का चेहरा देखकर समझ गया कि अनामिका उससे झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अंश ने 2 सेकंड अनामिका को घूरा और उसे काउच पर बैठने का इशारा किया। अनामिका भी किसी आज्ञाकारी बच्ची की तरह उसकी बात मान ली और चुपचाप काउच पर जाकर बैठ गई। अंश ने खाने की प्लेट टेबल पर रखी और सोफे पर बैठकर अपने हाथों से अनामिका को खाना खिलाने लगा। अनामिका भी बिना कुछ कहे उसके हाथ से खाना खाने लगी। खाना खिलाने के बाद अंश ने अनामिका का मुंह किसी छोटी बच्ची की तरह हैंकी से साफ कर दिया और उसके सामने आइसक्रीम की लाइन लगा दी। अपने सामने अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम देखकर अनामिका की आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। उसने किसी छोटे से बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा, ये सब मेरे लिए प्लीज अंश, मुझे जल्दी से खिलाओ। अनामिका की बच्चों की तरह हरकतें देखकर अंश मुस्कुरा दिया और धीरे धीरे अनामिका को आइसक्रीम खिलाने लगा, लेकिन अनामिका को उस आइसक्रीम का फ्लेवर कुछ खास पसंद नहीं आया। अंश, ये नहीं, कोई दूसरी खिलाओ, अनामिका ने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की तरह अपना हाथ पॉइंट करते हुए कहा। अंश धीरे से मुस्कुराया और अपने हाथ में पकड़ी आइसक्रीम को वापस टेबल पर रखते हुए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम अनामिका को खिलाने लगा, लेकिन अनामिका को वह आइसक्रीम भी कुछ पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने किसी छोटे से बच्चे की तरह अपना मुंह बना लिया और अंश का हाथ पकड़ते हुए किसी छोटे से बच्चे की तरह बोली, अंश, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और खिलाओ। अंश ने फिर भी कुछ नहीं कहा और ना ही उसे गुस्सा आया। वो चुपचाप मुस्कुराते हुए उसे दूसरे फ्लेवर की आइसक्रीम खिलाने लगा। इस बार अनामिका को आइसक्रीम अच्छी लगी और वो मुस्कुराते हुए आइसक्रीम खाने लगी। अनामिका को मुस्कुराता देखकर अंश की स्माइल और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। आइसक्रीम खिलाने के बाद एक बार फिर अंश ने अनामिका का मुंह साफ किया और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर धीरे से उसे बेड पर लिटाकर खुद खाने की झूठी प्लेट लेकर कमरे से बाहर चला गया। कुछ सेकंड बाद अंश रूम में आया और अपने साइड की नाइट लैंप ऑफ करके बेड पर लेट गया। अनामिका ने अंश की तरफ देखा और अपने सर के नीचे से पिलो हटा दी। अंश ने अपना एक हाथ उसकी पिलो की जगह कर दिया। अनामिका के चेहरे पर स्माइल आ गई और वह अंश के हाथ का पिलो बनाकर उस पर लेट गई और अपना एक हाथ अंश के सीने पर रखकर अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अंश ने कुछ मिनट बाद अनामिका की तरफ देखा और धीरे से उसके फोरहेड पर किस करके उसने भी अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। रागिनी का रूम। रागिनी अपने बेड पर लेटी गहरी नींद मैं सो रही थी। अभी भी उसके गालों पर आंसुओं के निशान बने हुए थे, जिससे पता चल रहा था कि वो सोते हुए भी रो
रही थी तभी किसी ने धीरे से उसके रूम का डोर खोला और अंदर आ गया। कमरे में बिल्कुल हल्की सी रोशनी थी जिससे उस परछाई का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो परछाई रागिनी के पास आकर धीरे से मुस्कुराई और कबर्ड के पास जाकर उसने धीरे से कोबोर्ड का डोर खोला। रागिनी कभी भी अपनी कोबोर्ड को लॉक नहीं करती थी, इसीलिए बहुत आसानी से उसकी कोबोर्ड खुल गई। परछाई के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने रागिनी की कोबोर्ड से कुछ निकाला और धीरे से कोबोर्ड बंद करके उसके कमरे से निकल गया। अगली सुबह ईशानी जल्दी से तैयार होकर अपनी गाड़ी लेकर राठौड़ मैंशन से निकल गई। कुछ घंटों बाद उसकी गाड़ी एक बड़े से रेड कलर के बंगले के सामने आकर रुकी। ईशानी अपनी पर्स लेकर गाड़ी से बाहर निकली। उसने इस वक्त ब्लैक कलर की हुडी पहन रखी थी और चेहरे पर मास्क और आंखों में ब्लैक कलर के बड़े बड़े सनग्लासेस लगाए हुए थे जिससे उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। ईशानी ने अपने हाथ में पकड़े पर्स से अपना फ़ोन निकाला और जल्दी से किसी को कॉल करके कुछ बोला और तुरंत फ़ोन कट करके अपनी पर्स में रख लिया। अगले कुछ मिनट बाद एक लड़का उसके पास आया। उसने भी ब्लैक कलर की हुडी पहन रखी थी। दिखने में वो काफ़ी हैंडसम था। लंबा गोरा चेहरा, भूरे हल्के लंबे बाल, भूरी आंखें। उस लड़के को देखकर ईशानी के चेहरे पर स्माइल आ गई और उस लड़के के चेहरे पर भी। ईशानी तुरंत उस लड़के के गले लग गई। उस लड़के ने भी कसकर ईशानी को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो उस लड़के ने ईशानी का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और फिक्र करते हुए उससे बोला, हनी तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? ईशानी मुस्कुराते हुए, नहीं आशुतोष, मुझे पकड़ना पॉसिबल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है। जब इतने सालों से किसी को नहीं पता चला तो अब क्या पता चलेगा, बोलकर ईशानी शातिर तरीके से मुस्कुरा दी और आशुतोष का हाथ पकड़कर उस बंगले के अंदर चली गई। आशुतोष ने हॉल में पड़े सोफे पर ईशानी को बिठाया और खुद भी उसके करीब बैठ गया और उसका एक हाथ पकड़ते हुए बोला, हनी मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ और जब तुमने कहा कि तुम शादी कर रही हो मैं तो डर गया था कि कहीं तुम मुझे भूल ना जाओ। ईशानी मुस्कुराते हुए आशुतोष के हाथ पर किस कर लेती है तो आशुतोष के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। आशुतोष मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, इतने सालों से कैसे दूर रही यह मैं ही जानती हूँ, लेकिन अब नहीं, बहुत जल्द मेरा बदला पूरा होने वाला है, उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। आशुतोष ईशानी की कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब खींचकर उसे किस करने लगता है। ईशानी भी मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ आशुतोष के गले में डालकर उसे किस करने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा किस किए जा रहे थे। आशुतोष ईशानी को किस करते करते अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियों से अपने कमरे में लाकर बेड पर लिटा देता है और उसके होठों से अलग होकर उसके गाल पर उंगली चलाते हुए बेशर्मी से बोलता है, हनी शादी तुम्हारी किसी से भी हुई हो लेकिन फर्स्ट नाइट तो मैं ही मनाऊंगा। ईशानी भी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए आशुतोष के गाल पर किस करती है और अपनी एक आई विंक कर देती है और एक एक करके अपने कपड़ों को उतारने लगती है। आशुतोष भी अपने कपड़े उतारकर ईशानी के ऊपर आ जाता है। कुछ घंटों बाद ईशानी और आशुतोष ने अपने कपड़े पहने और रूम से बाहर निकलकर हॉल में आ गए। आशुतोष अपने हाथ में पकड़े एक पैकेट को ईशानी के हाथ में देता है। कुछ पैकेट को देखकर ईशानी के चेहरे पर जीत भरी स्माइल आ गई। ईशानी ने वह पैकेट अपनी पर्स में रख लिया और आशुतोष के गले मिलकर वहां से गाड़ी लेकर राठौड़ मैंशन के लिए निकल गई। वही आशुतोष भी वापस अपने रूम में चला गया। तभी एक कोने में से एक आदमी निकला जिसके हाथ में कैमरा था और उसने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। कैमरे को नीचे करके वो आदमी किसी को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाया और खुद भी अपना मास्क लगाकर वहां से निकल गया। कुछ घंटों बाद ईशानी की गाड़ी विला के सामने रुकी। ईशानी ने मुस्कुराते हुए एक नज़र अपनी पर्स को देखा और पर्स लेकर गाड़ी से बाहर निकल आई और राठौड़ मैंशन के अंदर जाने लगी। ईशानी जब हॉल में आए तो देखा तो हॉल में सर्वेंट के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। सब लोग अपने अपने कमरे में थे। ईशानी ने एक नज़र चारों तरफ डाली। जब उसे यकीन हो गया कि वहां पर कोई नहीं है तो वह धीमे कदमों से किचन की तरफ गई जहां कुक्स ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे थे। ईशानी किचन में आकर चारों तरफ देखने लगी। तभी उसके कानों में एक मेड की आवाज़ पड़ी जो दूसरी मेड को डांट रही थी। मेड, यह क्या तुम्हें पता है ना कि अनामिका मैडम प्रेग्नेंट है और अगर गलती से उन्होंने पपीते का जूस पी लिया तो अभी के अभी इसे फेंको। अगर बॉस को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पहले ही ऐसी चीजें लाने से मना किया था जिससे अनामिका मैडम को खतरा हो सकता है, समझी? अब जाकर इसे फेंको, बोलकर वह मेड अपना दूसरा काम करने लगी। दूसरी मेड पपीते के जूस का गिलास उठाने ही वाली हुई तभी ईशानी उसके पास आई और उसके हाथ से उस जूस का गिलास लेकर बोली, क्या करने जा रही हो? मेड अपना सर झुकाते हुए डर से, वो मैडम गलती से ये जूस बन गया था तो यह वही फेंकने जा रही थी। ईशानी उस मेड के हाथ से जूस का गिलास ले लेती है और धीरे से उस मेड के कान में कुछ बोलती है। पहले तो वह मेड उसे मना कर देती है जिससे ईशानी उसे पैसों का लालच देती है, जिसे सुनकर मेड की आंखों में चमक आ गई और वह उसकी बात के लिए मान गई और जूस का गिलास लेकर सीढ़ियों से अनामिका के कमरे में जाने लगी। ईशानी किचन से बाहर आकर उस तरफ देखती है जहां से मेड जा रही थी। ईशानी शैतानी ढंग से मुस्कुराते हुए, अभी तो अंश भाई भी तुम्हारे साथ नहीं होंगे क्योंकि वो तो एक्सरसाइज कर रहे होंगे, अब देखती हूँ अनामिका तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चों को कौन बचाता है, बोलकर मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अंशिका का रूम।
अनामिका शावर लेकर रूम में आए तो उसने देखा अंश रूम में नहीं है। अनामिका ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी। उसने ब्लू कलर की खूबसूरत सी कुर्ती विद वाइट कलर की प्लाजो पैंट पहनी हुई थी, जिसने वो हर बार की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी उसकी नज़र अपने पेट पर गई, जो अब थोड़ा बड़ा हो गया था। यहाँ देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तभी उसके डोर पर किसी ने नॉक किया। अनामिका, कम इन, कहते हुए उसने दरवाजे की तरफ देखा तो मेड अपने हाथ में ट्रे पकड़े खड़ी थी, जिसमें जूस का गिलास रखा हुआ था। मेड कमरे के अंदर आई, वो हल्की डरी हुई थी। जो बात अनामिका ने नोटिस कर ली, लेकिन उससे कुछ भी पूछा नहीं। मेड ने वो जूस का गिलास अनामिका के हाथों में दे दिया। देते वक्त उसके हाथ बहुत कांप रहे थे, जो अनामिका भी नोटिस कर रही थी। अनामिका, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेड डर से घबराते हुए धीरे से, जी मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका